डिलीवर करती है। तो आपका जो टीम है ना, जो कि सीनियर टीम है, जिनकी की टीम है, वो कहती है जी ये जो आपने ब्रेकर लगाए हैं ना, बताएं जी इसका ट्रिपिंग टाइम क्या है, इसकी ट्रिपिंग करंट क्या है। आपने लिखा है ये 6 एम्पीयर पे ट्रिप करेगा, दिखाओ होता है कि इसकी क्या कैपेबिलिटी है। वो फिर वहां पे ऑन साइट, जैसे हम कह सकते हैं सैट कह सकते हैं, साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट, जैसे फैट भी होता है, फैट एक्सेप्टेंस टेस्ट, फैट या सैट जो करवा रहे हैं उस वक्त आपको क्या चाहिए होता है, ये चीजें आप चेक करा रहे हैं कि आप अपने ब्रेकर की टेस्टिंग, रिलेज है, ओवरलोड रिलेज है, उसकी टेस्टिंग ये हमें करवानी पड़ती है। वहां से पता चलता है कि जो उन्होंने चीजें लगाई हैं वो वाकई होती हैं, क्योंकि एक ब्रेकर किसी एक टाइम पे एक दफा मिस हुआ वो इतना बड़ा डेंजर जोन आपके लिए क्रिएट कर देगा, बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है वो। तो लिहाजा वी नीड टू नो कि हमारे ब्रेकर जो लगी हुई हैं प्रोटेक्टिव डिवाइसेस वो सही काम कर रही है नहीं कर रही। तो आज हम प्रोटेक्शन के ऊपर कुछ बात करने लगे हैं, इसके अंदर बल्कि हमारा एक पावर फैक्टर का भी टॉपिक था जी, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का भी था, अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग का भी था, और केबल एंड साइजिंग, अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग भी था जी जी। चले फिर सारी चीजें करते हैं जरा सुनिए। देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें, शुरू करते हैं फिर एक एक से, पहले ब्रेकर्स को स्टडी कर लेते हैं। तो ब्रेकर में कौन कौन से ब्रेकर हैं हमारे पास? एमसीबी, there are different types of breaker, low voltage breaker and high voltage breaker. लो वोल्टेज में what is low voltage? जी सवाल पहला है, क्या होती है जी लो वोल्टेज? मैक्सिमम रेटिंग 440 वोल्ट। अच्छा 440 अंडर 10 वोल्ट 440 वोल्ट कह सकते हैं। 0 से 1000 वोल्ट is known as low voltage। ठीक हो गया? 0 to 1000 volt is known as low voltage। अब मेरे पास ब्रेकर आ जाते हैं जी एमसीबी, एमसीसीबी, एससीबी, एससीबी, एसीबी, ईएससीबी। अब इनके अंदर ही छोटे ब्रेकर्स में आ जाते हैं ईएनसीबी, जी सर, आरसीसीबी, आरसीसीबी, एमपीसीबी, ठीक है, मोटर सर्किट प्रोटेक्शन, जी सर, ठीक है ना, वो भी आ जाते हैं। ये भी सारे ब्रेकर्स की कैटेगरी, ऑक्सिलरी सर्किट ब्रेकर भी होते हैं, जी सर, जिसके पास ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो भी आपके पास लो वोल्टेज के अंदर कवर हो जाते हैं। एससीसीबी, ठीक हो गया? एसीसी, एसीसीबी, जी सर, ए जी सर, अर्थिंग के लिए सर यूज होता है। क्या ये कौन सा है? सर इसका ये एक्टिवेशन में एसीसीबी, हाँ जी, चलो we will see that। anyway ACB is a normal जो गैर सर्किट ब्रेकर है जी। एमसीसीबी यानी एमसीबी, ये तीन ब्रेकर तो नॉर्मल है। उसके बाद लो वोल्टेज में आ जाते हैं आरसीसीबी एंड ईएलसीबी आ जाते हैं अर्थ लेके सर्किट ब्रेकर। अब इनके अंदर ये है कि आपके पास जो एमसीबी है ना और एमसीसीबी है, इनके पास दो तरह की प्रोटेक्शन होती है, ओवरलोड प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। ठीक है जी, दो तरह की प्रोटेक्शन है आपके पास एमसीबी और एमसीसीबी के अंदर, और ज्यादातर आप ब्रेकर्स को रखते हैं, यूज हो रहे होते हैं, ट्रिपिंग हो रही होती है यूजिंग है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के ऊपर। लेकिन अगर फॉर द टाइमिंग आप ये समझे ना, आपको सिर्फ शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन ही चाहिए, देन यू आल्सो हैव ए फ्यूजेस आर इनफ आल्सो। फ्यूजेस भी अच्छी प्रोटेक्शन देते हैं, आपको शायद आईडिया हो। फ्यूजेस आर बेस्ट प्रोटेक्ट, बेटर प्रोटेक्ट, ज्यादा इसकी जी।
फ्यूज़। आपने देखा होगा जब आप पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट पैनल बनाते हैं ना, उसके पावर फैक्टर बैंक के ऊपर फ्यूज़ लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर तो लोड है नहीं, वो उस पर ओवरलोड तो नहीं होना कि ओवरलोड की वजह से वो टिप करे। उसने तो होना ही शॉर्ट सर्किट है, जिस दिन होना है जी हटने हैं कैपेसिटर, तो वहाँ पे वो फ्यूज़ लगा देते हैं ज़्यादातर। ठीक है ना। तो फ्यूज़ेस आर आल्सो ए वेरी गुड प्रोटेक्शन डिवाइस, नो डाउट। उसके जो मसाइल हैं उसकी वजह से वो यूज़ में कम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अभी भी यूज़ होता है। बड़े बड़े अच्छे फ्यूज़ है, 4C हाई रैप्सनिंग करंट। जी तो एनीवेज MCB यूज़ होते हैं नॉर्मली 100 एम्पेयर तक रेटिंग में। ठीक है जी, इससे ऊपर होते ही नहीं है। 100 वाले भी नहीं मिलेंगे आपको, 63 से ऊपर मुश्किल से मिलेंगे किसी ब्रांड ने, या कोई ऑन डिमांड आप किसी से एक्वायर कर लें। नॉर्मली 63 आर इज द फाइनल लिमिट ऑफ द MCB। हाँ जी। उसके बाद है 80 और 100 का भी मिल सकता है, डिपेंड किसने बनाया या ऑर्डर पे मिलेगा। क्योंकि ये इतनी रेंज हो गई है कि यू नीड टू गो ऑन MCCB। GE अब MCB शायद ऑब्सोलेट कर रहा है, वो कहता है नो मोर। जब MCCB काम कर रहा है सारा कुछ, तो वाई वी आर यूजिंग एन MCB। ठीक है ना। तो MCB के अंदर 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, 6 एम्पेयर इसके ब्रेकर मौजूद होते हैं। अब ये भी डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड। फॉर एग्जांपल आपके पास हर ब्रांड आपको 3 एम्पेयर 4 एम्पेयर का ब्रेकर नहीं देगा। 1 एम्पेयर 2 एम्पेयर मिल जाते हैं, लेकिन वो आपको नॉर्मल नहीं मिलेंगे, स्पेशल केस होगा, महंगा ब्रेकर होगा। दूसरा बात आती है क्या कहते हैं 3 एम्पेयर 4 एम्पेयर, इसमें मैंने हंडाई के देखे हुए हैं, हंडाई वाले बना रहे हैं, बाकियों में शायद ना हो। 6 का मिलता है, नॉर्मल है, 10 नॉर्मल, 12, 16, 20, 25, 32 या 30, बाद 30 में आते हैं, बाद 32 में आते हैं, 40, 50, 63, 80 एंड 100, दैट्स ऑल। 63 मैक्सिमम टाइम बस। MCB आपकी रेंज ख़त्म होगी, क्लियर हो गया। आगे उसके बाद आ जाता है जी MCCB, वो भी 12 से शुरू हो जाते हैं। 12, 16, 20, 25, 30, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 600, 500, 630, 630, 800, 1000, 1250, फिर 1600, फिर 2000, 2500, दैट्स ऑल। नॉर्मली 1600 तक होते हैं। MCCB इस वजह में लो रेटिंग MCB, हाई रेटिंग MCCB। उसके बाद आएगा ACB, एयर सर्किट ब्रेकर। वो क्या होते हैं जी? 6500 तक मैक्सिमम। 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500। अब इसमें डिपेंड है किसी ने 45 का बनाया नहीं बनाया, आप अपना मैन्युफैक्चर का कैटलॉग पकड़ के तस्दीक करें। ठीक है जी, ये ACB की कैटेगरी होगी। अब ये बहुत ज़्यादा हाई रेटिंग में चलेगा। ACB के पास 6 प्रोटेक्शन होती हैं। ACB सर्किट ब्रेकर के पास, ACB के पास, एयर सर्किट ब्रेकर के पास 6 तरह की प्रोटेक्शन। मैंने बताया ना MCB और MCC के बाद 2 प्रोटेक्शन है, ओवरलोड प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। ACB के पास 6 प्रोटेक्शन है। कौन कौन सी हैं जी? शॉर्ट सर्किट जी, ओवरलोड, अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, रिवर्स पावर और ओवर करंट। फेस रिवर्स। सही है। UVT हाँ UVT ठीक है सर। हाँ ये सही है। क्लोजिंग कॉइल, ओपनिंग कॉइल, वो तो फिर हो रही है ना अंदर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये। लेकिन उसके थ्रू वो क्या हो रही है, ये वो अंडर वोल्टेज को देख रही है या ओवर वोल्टेज को देख रही है? आपकी UVT अंडर वोल्टेज ट्रिप, अंडर वोल्टेज ट्रिप और ओवर वोल्टेज ट्रिप, वो आपका ACB देख रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद होती है अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन। ठीक हो गया। और एक क्या होगी? रिवर्स पावर प्रोटेक्शन। रिवर्स पावर बहुत सबसे ज़्यादा काम की होती है ये प्रोटेक्शन। हम समझते हैं या जी नहीं, क्योंकि जब पावर बैक जाती है ना, जितना नुकसान होता है ना, तो शायद आगे जाने से नहीं होता इतना।
नॉर्मली वैसे पावर बैक जाती है, क्या रीज़न हो सकती है हाँ जी, रनिंग सर्किट के अंदर? बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं आपकी पावर को ना बैक चले जाने पे। देखें आपने ना एक दफ़ा ना FFC के अंदर ना उनके एम्प्लॉयज़ आए थे हमारे पास ट्रेनिंग के लिए, उनके साथ ये मामला हुआ। वो मेन लाइन के ऊपर बस बार ऑन थी, जी। ब्रेकर ऑफ करके ना काम कर रहे थे। जी। उन्होंने कहा ठीक है जी ब्रेकर ऑफ है तो क्या, हालांकि स्टैंडर्ड ये कहता है बस बारें भी ऑफ करें, हम्म, आपका फॉल्ट ट्रैवल ना करे। हम्म, तो उन्होंने कहा ब्रेकर बंद है कैसे ट्रैवल करेगा हम्म, बस बार्स पे। हम्म, पॉइंट समझ रहे हैं क्या नक्शा बना आपके पास, अगर आपने पैनल वगैरह देखे हुए हैं, बस बार आई, नीचे ब्रेकर आया, आगे सर्किट है मोटर का, जी। तो वो नीचे मोटर पे काम कर रहे हैं तो ब्रेकर ऑफ करके। जी। ठीक है जी, तो वो उन्होंने काम शाम किया, सारा कुछ हो गया। जो ये बैक हो अगर बज रही है ना किसी वजह से, हम्म, तो इसका मतलब है ना कि आउटसाइड पे आपकी वाइंडिंग ने रेजिस्ट किया कुछ टाइम के लिए ड्यू टू दी इंडक्टिव रिएक्टेंस, हम्म, ठीक हो गया। या वहाँ पे कहीं पे आपकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ी है, कैपेसिटिव इफेक्ट ज़्यादा बढ़ा है, तब भी पावर पीछे चली जाती, वो लाइन में ऐड होगी आपकी। लाइन में ऐड होगी। अब वो तो फॉल्ट करंट था, हम्म, थोड़ा तो नहीं था, बिल्कुल ठीक है। तो वो तो फिर आपकी बस बारें पिघल जाती, हम्म, इतना ह्यूज स्पार्क हो जाता है। हम्म, बंदा जलना कोई बात नहीं है, बस बार कॉपर ही पिघल गया, इतने बड़े फॉल्ट आ जाते हैं जस्ट ड्यू टू। इसलिए लाइव पे काम ऑन लोड नहीं लाओ, हम्म, लाइव पे अगर काम करना भी चाहते हैं तो ऑफ लोड करें, हम्म, लोड बंद होना चाहिए आपका, क्योंकि लोड के ऊपर शॉर्ट सर्किट आपको बस फिर आपके पास हैगी भी तुसी पाकिस्तानी हो तो सिक्योरिटी तो मिलनी कोई नहीं, सेफ्टी हम्म, ठीक है जी, फिर डब्बा ही आएगा घर, उसका फायदा कोई नहीं, ठीक है। बड़ी लाशें गिरती हैं। ऑन लोड आपने काम नहीं करना कभी भी, शट डाउन लें। हम्म, अगर लाइव करना है तो कम से कम ऑफ लोड कर दें, क्योंकि करंट ज़्यादा जा रहा है, हल्का सा स्पार्क होगा तो हल्का नहीं होगा वो। हम्म, इधर इधर आप घर में होता है ना, दो तारे मिल गई जी, बाहर भी इतना ही होएगा नहीं पाया जी, हम्म, लोड पे है वो सारा काम, ठीक है ना। वो अच्छा खासा स्पार्क याद है, इन्होंने यहाँ पे किया था, इन्होंने हमारे लैब में किया था उस दिन, तो खड़े खड़े तो ब्रेकर ट्रिप हो गया, तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगर यही काम ऑन लोड हो रहा हो हम्म, स्पार्क ज़्यादा होगा। तो हमने इनका चलीसमा गा रहे होना था, हम्म, ठीक है ना। तो हम्म, दुआ के साथ बिरयानी भी, ठीक है ना। तो सवाल ये है कि ये ख़तरनाक काम होते हैं, इस पे आपको सेफ्टी प्रोटेक्शन चाहिए। आपकी डिवाइसेस कितनी प्रोटेक्टिव है वो तो फिर बंद होगी ना, डिवाइसेस तो बंद कर दी तो आपने ऑफलोड कर देना। सेफ्टी पे नो कॉम्प्रोमाइज़, सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ जो फील्ड में करता है वो फिर ये काम ऐसे हैं कि हमने करने भी हम बंदों नहीं होते हैं। बहुत सारे काम है बंदों से वापस लेते जा रही है टेक्नोलॉजी, हम्म, ठीक है ना। लेकिन अभी जहाँ जहाँ बंदे काम कर रहे हैं वहाँ पे ये ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। आगे चलते हैं जी, इसमें देखें अगर हम अब ACB के बाद 6 प्रोटेक्शन होगी, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, रिवर्स पावर प्रोटेक्शन और अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन होगी। अब मैं ये कहता हूँ जी, आपसे सवाल है, दिस इज अ कर्व, फॉल्ट करंट की ये वेव फॉर्म है। हम्म, फॉल्ट आया, यहाँ पे MCCB ने पकड़ लिया हम्म, और ट्रिपिंग दे दी। ACB कहता है भाई ठहर जा भाई, वो पूरी कर्व को बर्दाश्त करेगा, यहाँ जाकर ट्रिप करा देगा। बिल्कुल ठीक है। MCCB यहाँ पकड़ है, पीक आने से पहले ही उसने कहा ठक ओपन कर देगा। बिल्कुल ठीक है। ACB कह रहा है पहली पीक बर्दाश्त करेगा, दूसरी पीक भी बर्दाश्त कर रहा है, फिर जाकर ट्रिपिंग दे देगा। कौन सा ब्रेकर बेहतर है? दोनों बेहतर है। कौन सा ब्रेकर बेहतर है? लोड के हिसाब से सर हर एक अपने अपने पर्पस है। समाज मतलब कि अगर मशीन के ऊपर लगा है तो उसके लोड के हिसाब से तो फिर MCC भी बेहतर है ना, उसका कंट्रोल भी उतना आगे अंडर होता जाएगा, लो होता जाएगा। तो उस हिसाब से फिर जहाँ पे AC भी लगा होगा
तो उसके आगे लोड भी फिर फर्दर वैसे ही लगा होगा, फिर एमसीसी भी उसे बर्दाश्त कर रहा होगा, उसकी रेटिंग उतनी बढ़ जाएगी। तो एसी भी बेहतर है, एसी भी बेहतर है। ज़्यादा से सर दोनों बेहतर दोनों होना है। चाहिए। होता ये है कि लाइक हमारा ग्रिड है बस, तो अगर हम हमारे पास ग्रिड पे जैसे नंबर ऑफ लोड लगे हुए हैं, अगर हमारे पास एमसीसी भी लगा साथ तो वो एकदम बंद हो, हमारे सारे लोड आप पूरे बंद हो जाएंगे। सर एसीबी का फायदा है हमारे पास एक टाइम आ जाएगा कि हमारे पास उस टाइम के नाम से उसको ठीक करें, फॉल्ट उसके बाद आगे जो है हमारे पास जो है वो लोड सारा बंद हो। एक टाइम है कोई 6 महीने का टाइम नहीं आया, मिली सेकंड या माइक्रो सेकंड में है। जी अगर जी टाइम मिल गया मैं सही करने का। जी सर फौरन बंद नहीं होगा थोड़ा और कितने हफ्ते लगेंगे बताएं? सेकंड्स में करना। देखें आपकी जो एसीबी की स्कीम होती है, अगर आपको एक पूरी सिंगल लाइन आपने देखी हो, उसमें क्या है, पहले नीचे क्या होता है जी, मेन ब्रेकर, फिर आगे सब मेन डिवीजन हुई हुई हैं, फिर उससे आगे अपना अपना डिपार्टमेंट को जा रही है डीबीज। बिल्कुल इसी तरह। ठीक है जी। अगर कोई एक डीबी के अंदर किसी का फॉल्ट आया और एसीबी कहता है जी मैंने ट्रिप होना है, तो वो तो पूरी बिल्डिंग बंद करके बैठ जाएगा। नहीं, वो चांस दे अगलों को भाई जो आगे लगे हुए हैं उनमें से कोई ट्रिप करे ताकि उतना हिस्सा आइसोलेट हो। अगर पहले ही ये मेन ब्रेकर आपका एसीबी ब्रेक ट्रिप कर गया, ये तो लगा ही सबसे मेन पे हुआ है, तो यानी कि मकसद ये है कि मैंने यहाँ पे कोई फॉल्ट करूँ और ट्रिप मंगला डैम हो जाए, फायदा क्यों है, पूरा पाकिस्तान बंद हो गया। इस तरह कितनी तो लैब बनी होंगी यूनिवर्सिटियों में, आप क्या क्या करके आए हैं, और दुकानों में हो रहा है, घरों में हो रहा है, हर जगह तो शॉर्ट सर्किट हो रही है, तो फिर हर वक्त बिजली पाकिस्तान की जाएगी नहीं। के अंदर ये कि वही डिवाइस पहले आ रही है, डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम की तरफ मूव करे, पहले दिन ही ट्रिप किया अगला रिस्पॉन्स करे, अगले दिन ही किया फिर उससे अगला रिस्पॉन्स करे। बिल्कुल ठीक है। दैट इज अ टीम ऑफ, इसे हम कहते हैं रिले कोऑर्डिनेशन या प्रोटेक्टिव डिवाइस कोऑर्डिनेशन। जी एनी क्वेश्चन, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, एसीबी के लिए छोटा सा क्वेश्चन है कि हमारे पास माइक्रो सेकंड्स का टाइम है इसमें, ट्रिपिंग टाइम। अगर उस ट्रिपिंग टाइम में वो सर्च आने के बाद अगर वो नॉर्मल, हमारे लोड भी नॉर्मल हो गया, हमारे मोस्ट नॉर्मल हो गया, ये ट्रिप नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। इसने ही तो ट्रिप नहीं ना देनी, वजह क्या है, क्योंकि इसने अगलों को चांस देना कि यार तुम हो। बिल्कुल ठीक है। हर दफ़ा ये मेन कर दोगे तो फिर वही सारा बंद हो जाएगा ना। एक इतनी बड़ी फैक्ट्री है आपकी, 600 कनाल पे फैक्ट्री है जी, इब्राहिम फाइबर किसी ने देखी हो, कोई बड़ा ग्रुप देखा हो किसी ने? यस सर। जी निशात देखा हुआ है यूनिट, उनका अगर मेन आप जनरेटर जाके बंद कर दें, सारी फैक्ट्री बंद हो जाए, डायरेक्टर के रूम में एसी बंद हो जाए या हीटर बंद हो जाए, लाभ आ गया ना फरा देना तो। तो वो क्या होता है कि जी वो ट्रिपिंग इतनी गंदी प्रोटेक्शन नहीं लगाएंगे, प्रोटेक्शन की स्कीम बनेगी। जो पहले डिवाइस है वो पहले उसके करीब वाला ब्रेकर ट्रिप करेगा, देन सिक्वेंशली अगले ब्रेकर ट्रिप करेंगे। अगर एक ना किया तो ये हो गया एमसीबी एसीबी। दीज आर दी लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। ELCB होता है जी नॉर्मली, और RCCB ये वही है आपका सर्च लीकेज के लिए, अगर कोई किसी को करंट लगता है तो वो बेसिकली क्या हो रहा है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है ये, इट्स डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। आपकी क्या हो रही है जी, फेज करंट इज मस्ट बी इक्वल टू दी न्यूट्रल करंट इन ए सिंगल फेज। तो जब आपने बीच में हाथ लगाया तो कुछ करंट आपके पास आ गया, न्यूट्रल में करंट आपका कम हो गया, तो वो देखेगा जी यहाँ पे फ़र्क आ रहा है, 2 जा रहा था 2 नहीं आ रहा, 1.9 आ रहा है, तो कहीं तो गया है, वो बंद करा देगा ब्रेकर, डिफरेंस लेगा बंद कर देगा। तो योर लाइफ विल बी सेव, योर इक्विपमेंट विल बी सेव। और अगर तो पाकिस्तानी तो हर अभी तक ब्रेकर हमारे बने हैं लोकल, किसी कंपनी ने बनाए हो, शायद किसी ने बनाए हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। हाँ जी, तो सारी चीज़ें चाइना और बाहर के कंट्रीज बना रही हैं। Schneider इज़ अ फ्रांस, Schneider, Siemens जर्मन,
GE और AB एलन अमेरिकन, ठीक है ना। तो ये अच्छे अच्छे ब्रांड मौजूद हैं। तो जब भी आप कभी अपनी वायरिंग कोई बिल्डिंग पे प्रपोज करें, किसी इक्विपमेंट को, किसी केबल को, किसी भी चीज़ को, तो हमेशा अच्छा ब्रांड प्रपोज करें। क्यों? क्योंकि जब कोई मसला आएगा तो वो चीज़ आपकी क्या कहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करे। आप लोकल चीज़ें लगा के पैसे बचाने के लिए, तो वो कल बात वैसे परचेज़र पे हुई भी थी, तो वो उन चीज़ों से अवॉइड करें, ठीक है ना। क्लियर हो गया पॉइंट। अब आगे चलते हैं जी इसको लेके। तो हमें पता क्या चला जी, ये ब्रेकर हमारे पास होते हैं जी 3 किस्म के। ELCB हमारा अर्थ लीकेज के लिए हो गया, RCC भी वही चीज़ है। आगे चलते हैं जी। उसके बाद आ जाती है प्रोटेक्शन के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन में एक रिले होती है जी, अंडर वोल्टेज रिले, देखी हुई है सबने? सबने देखी हुई है? देखना चाहते हैं? दिखाना यार। 100 वोल्टेज अंडर वोल्टेज ओवरलोड भी ले आओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी ले आओ, पावर फैक्टर रिले भी ले आओ। ये ट्रिप का ही है। सेफ्टी से काम करता ये सब तो पहले गई, वो नहीं आई। यही चीज़ का डिफरेंस ना हमें पता होता है कि ना कि भाई आपको अगर हैंड्स ऑन काम आता है ना, ऑपरेशन में आपको आना भी चाहिए, ठीक है ना जी। इधर ले ज़हरा, अगर आप जाएंगे ना फील्ड के अंदर, ये इससे अलावा हट के कोई चीज़ नहीं होती, कोई चीज़ें लगी होती। सोच ये होता है कि इंजीनियर बाहर निकलता है या हमारे बच्चे बाहर निकलते हैं, DI वाले भी, कुछ आता ही नहीं होता। फिर वहाँ पे जाके वो सियासत का शिकार हो जाते हैं, जो कल पढ़ रहे थे हम जी। फिर टीम नहीं बनती, ठीक है। तो मैनी प्रॉब्लम्स विद द, आप टेक्निकली अपने फील्ड में साउंड है ना, यू कैन टॉक, ठीक है ना। ये चीज़ें वो हैं जो नॉर्मली यूज़ हो रही है, प्रैक्टिकली हम यहाँ पे करवाते भी हैं इनसे। जब ये कोई फुल कोर्स करते हैं, जब बोर्ड्स पे सारे बनाते हैं सर्किट, अभी ये चला के भी दिखाते हैं, ये बनाया हुआ किसी ने। तो ये एक रिले है जी अंडर वोल्टेज, इसमें चारों प्रोटेक्शन हैं, अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज और फेज फेलियर और फेज सीक्वेंस। फेज सीक्वेंस है, फेज सीक्वेंस क्योंकि अगर चेंज हो जाए ना जी, ये बंद करा देगी। फेज सीक्वेंस कभी चेंज हो सकता है, हाउ हो जाता है। आपका मतलब कि ऐसा फॉल्ट आता है जब वो लोग पीछे काम करके छोटे करे, या हमारा आगे सारा सिस्टम जो है ना वो मोटर रोटी चलना शुरू हो गई। ये बाबड़े वाले आप दस दिन सानू जी, बिंदु ऐसे ऐसे होने कहते ऐसे आप करने हैं, उनकी मोटर उल्टी हो जाएगी, 2 फेज चेंज करो मोटर की रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। कहते हैं हम बताते नहीं हैं, हमें कंप्लेन आती है जी, फिर ये वो पता नहीं कहाँ से हुआ है। अब देखें आप, हमारा तो कोई मसला नहीं, हमारा तो सिस्टम ठीक चल रहा है, कभी नहीं मानते हो, उधर ही बात है, मानने वाली बात भी नहीं है, ठीक है जी। तो वो किसी वजह से अपना फेज बैलेंसिंग करने की वजह से ना, अनबैलेंसिंग को कंट्रोल करने की वजह से LT साइड से वो LT की बस से वो चेंज कर देते हैं जी। तो वो आपको फिर प्रोडक्शन ट्रिप होनी चाहिए, पता चल जाए क्या हुआ। फिर उसका तरीकाकार क्या है, अगर उन्होंने कर ही दिया, अब आप क्या कर सकते हो, आप भी चेंज कर दो, दोबारा रिवर्स हो जाएगी। आप यहाँ से कर दो, इसके टर्मिनल बॉक्स से कर दो, या मेन ब्रेकर से कर दो, या अपनी मेन से कर दो, बिल्कुल ठीक है। 2 फेज आपने स्वैप करने, आपकी वापस फेज आ जाएगा, सीक्वेंस वही हो जाएगा। जस्ट इसमें प्रॉब्लम, बाद लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी अब क्या करें, 2 फेज है जी, केड़ा करिए सर जी, उन्होंने तो लाल ते हरा किया सी, असी केड़ा करिए, लाल ते पीला जी। मैं कहा तू नीला ते पीला, सर जी उन्होंने 2 किया जी। भाई कोई 2 कर दो, उन्होंने कोई 2 किए, तुसी भी कोई 2 कर दो, उन्होंने वाला ना करो।
लाल पीला लिखिया थोड़ी होया तो ऐसी ना देता है। ठीक है जी। तो 2 फेज आप स्वैप करेंगे, डायरेक्शन ऑफ द मोटर विल रिवर्स। ठीक हो गया। ये प्रॉब्लम में भी किसी की फैक्ट्री में आई होगी ना आई हो, आई हुई है। हाँ जी, आई हुई है, आती रहती है। तो फिर क्या करते हो? कर देते हैं। हाँ बस ठीक है, साथ ये लगी हुई हैं, बस ठीक है। तो ये लगाएं ताकि आपकी कोई डेंजरस काम ना हो जाए, क्योंकि बाद जगह रिवर्स मोटर चलना अच्छा नहीं होता, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है जी। तो चारों प्रोटेक्शन ये दे रही है। फेज फेलियर कैसे होगी? ये 2 फेज चाह रही थी, मोटर चाह रही थी, एक फेज मिस हो गया तो मोटर तो बेचारी चलती रहेगी और जलती रहेगी। अनबैलेंस हो गया ना, और बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो गया तो एक वाइंडिंग में करंट शूट कर जाएगा, मोटर की वाइंडिंग जल जाएगी। मोस्ट बास का ओवरलोड रिले को नहीं पता चलता, वो शूट कर जाता है करंट। ओवरलोड ट्रिप नहीं हुई तो मोटर आपकी जल जाएगी, तो वो भी ज़रूरी है। फेज फेलियर प्रोटेक्शन। उसके बाद आ जाता है आपके पास फेज सीक्वेंस भी हो गया। अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज है, वही आपके 5% से ऊपर नीचे जाए तो वो आपको ट्रिप करा दे। तो ये आपकी प्रोटेक्शन होगी एक रिले। प्रोटेक्शन डिवाइसेस के अंदर देयर आर सम प्रोटेक्शन फंक्शन। आपको प्रोटेक्शन फंक्शन का भी पता होना चाहिए। आज पर दी आंसी स्टैंडर्ड IEEE के तहत प्रोटेक्शन फंक्शन होते हैं। क्या चीज़ है जी, किसी को पता है इसका? नहीं। आप कभी ड्राइंग निकाले ना अपने स्विच गियर की, और उसके अंदर जब देखेंगे आपके भाई आपका बेसिकली उसके ऊपर जो प्रोटेक्शन फंक्शन है ना, ड्राइंग के ऊपर आपकी डिवाइसेस का कोड लिखा होता है। 49 बिल्कुल लिखा था। 51 51N जी। 55 27 नहीं देखा? देखा देखा हुआ है? लिखा होता है। जो ड्राइंग्स पढ़ते हैं उन्हें पता है, लिखा होता है। ठीक है ना, लिखा होता है। अब वो क्या है? प्रोटेक्शन फंक्शन है। वो कहते हैं मैं अभी पूरा लंबा कोड पूरा लिखूंगा, ओवरलोड रिले इतनी लंबी, उसका ओवरलोड रिले का प्रोटेक्शन फंक्शन क्या है? 49। आप 49 देखेंगे पता चल जाएगा ये ओवरलोड रिले है, बात खत्म। 27 अंडर वोल्टेज का है। 51N अर्थ फॉर्ड रिले का है, बात समझ रहे हैं। 55 पावर फैक्टर रिले का है। ये 1 से 100 तक डिफरेंट कोड है। हमारे पास जो लिस्ट पड़ी हुई है गूगल से भी मिल जाएगी, आप निकाल के उसको अपने पास रख सकते हैं, रखना भी चाहिए। अगर आप किसी डिज़ाइन की कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं आपको वो पूछेंगे और आप हल्का फुल्का नहीं पूछेंगे, ठीक ठका के पूछेंगे, काफ़ी कोड पूछेंगे। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिशियन बेस पे या किसी मेंटेनेंस बेस पे जा रहे हैं शायद ना पूछें, डिज़ाइन में ये बातें पूछते हैं। जब आप ड्राइंग पढ़नी है या ड्राइंग बनानी है तो वो इसके बगैर नहीं बननी। बात समझ रहे हैं? एक ड्राइंग के ऊपर ये 2 स्विच लगे हैं और नीचे आगे मोटर को जा रहा है। अब वो स्विच का आपको नहीं पता वो क्या चीज़ है, आप सर्किट को एक्सप्लेन नहीं कर आसान से आसान सर्किट। ये 2 स्विच लगे हैं, वो क्या स्विच है हमें नहीं पता, वो क्या चीज़ है, नीचे मोटर लगी है। अब वो स्विच का फंक्शन नहीं ना पता, आप सर्किट को चाहे आप 35 साल का आपका एक्सपीरियंस है नहीं एक्सप्लेन कर सकते। हाँ आपको पता चल गया यार ये तो ब्रेकर है, फिर पता चल गया अच्छा जी बंद करेंगे सप्लाई आएगी, चल पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट होगा, ट्रिप कर देंगे। तो दीज आर दी प्रोटेक्शन फंक्शन दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। शनाइडर इन सऊदीया में एक बंदे का इंटरव्यू हुआ, उसको 10 प्रोटेक्शन कोड पेपर में पूछे गए और वो रट्टे मार के गया था, उसके 10 के 10 ठीक थे। ठीक है ना, इंटरव्यू हो तो ये रट्टे मार के जाए। यानी कि आपकी स्किल ना प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग ड्राइंग पे, इन कोर्स के ऊपर, इनकी हर एक पे होनी चाहिए। आप एक एंड पे रहेंगे ग्रो नहीं कर पाएंगे, सस्टेन कर जाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं कि कोड क्या होते हैं पता ही नहीं, गोरा इसके बगैर काम नहीं करता, प्रोजेक्ट्स इसके बगैर नहीं चलते। आप एक लैब तो चला सकोगे कोड के बगैर, एक छोटी फैक्ट्री चला लोगे, बड़े प्रोजेक्ट नहीं चलते। ठीक है ना, प्रोटेक्शन फंक्शन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, बिकॉज ड्राइंग नहीं पढ़ी जाती। मेरे साथ कई सऊदीया से मेरे स्टूडेंट्स थे, अटैच थे, उन्हें सारी ड्राइंग उससे ज़्यादा ड्राइंग पढ़ने आती थी उसे, फिर भी नहीं पढ़ी जा रही। उससे मैंने कहा यार मैंने नहीं पढ़ानी चाहिए ड्राइंग,
तू ये कोड पहले ना बैठ के देख अच्छी तरह, रज के 2 दिन ला, फिर मेरे साथ बैठे। उसने कोड कोड देखे, उसके बाद मैंने एक्सप्लेन की, वो 10 मिनट भी नहीं लगे मुझे बयान करने में। ठीक है ना, क्यों? उसको डिवाइसेस का नहीं पता था ये कहाँ से आ रहा है, ये चीज़ क्या है सर। तो जब कोड सामने रखे, देखते गए, देखता गया, पता चलता गया। तो इनकी हर एक की अपनी अपनी हैसियत होती है, कोई चीज़ बेकार नहीं बनाई गई। ठीक है ना, और वो भी गोरे ने बनाई और बेकार हो, ये तो वो ही नहीं हो सकता। ठीक है जी, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास आ गए प्रोटेक्शन फंक्शंस एंड इसके कोड आ गए। आगे हम चलते हैं जी। बात हुई थी अभी केबल साइजिंग की, हाउ टू साइज ए केबल, हाउ टू मेक ए केबल। इसमें अभी ना हमें केबल टेबल चाहिए होगा। हाँ, केबल टेबल ना उनसे पूछ लें पढ़े हैं कि नहीं। मेरे पास तो मैनुअल पड़ा है, मैनुअल वहाँ से भी ले आए, मैनुअल पड़े हुए हैं उधर भी, सारे मैनुअल ले आए 3-4 जितने भी हैं। तो मैं बांट के आपको पेज देख लीजिएगा। तो हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ दी केबल साइज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप लोगों के पास ये भी बड़े होशियार होते हैं हमारे जो वेंचर्स में काम कर रहे हैं, इनके पास कोई जुगाड़ होती है। कितनी केबल लानी है, करंट कितना है ना, वो किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, साइज आ जाता है। और वो मोस्ट ऑफ द टाइम सही होता है, कभी कभी वो फारग हो रहा होता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम वो ठीक होता है। ठीक है, अब कहते हैं इनको कि थोड़ा सा हमें भी वो बताएं गुड गुण से। ठीक है जी, हाउ टू साइज ए केबल। अरे 2 पड़े हैं, तो 2 पढ़े हैं, एक मेरे पास है, बस 2 ही है ये। यस सर। चलो ये काफ़ी हो गए, 3 तो 4 हो गए बस। ठीक है, अभी दे देते केबल पे पहुँचते हैं ना, तो उन्हें एक ही दे देते हैं। अच्छा जी, हम बात करने लगे थे किसकी जी। अच्छा, उसके अलावा अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें, ये भी एक डिवाइस है, प्रोटेक्टिव डिवाइस हुआ ओवरकट डिले, F49 ओवरलोड डिले, मोटर के साथ लगती है, थर्मल ओवरलोड भी कहते हैं, OCR भी कहते हैं, ओवरकट डिले, ओवरलोड डिले भी कहते हैं, EOCR भी एक होती है, इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड डिले। हाँ जी, उसमें सिटी आ जाता है आपका, जब रेटिंग आपकी क्रॉस करती है ना 160 एम्पियर, अगर आप बड़ी रेटिंग के आते हैं, फिर आपका ना ये सिटी बेस आ जाती है। ओके जी, अब हम बात करें जी, क्या कहते हैं उसे, केबल के साइज, केबल। तो बाकी प्रोटेक्शन में आपके पास कौन सी चीज़ है। आई थिंक अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन का पता है, अर्थ लीकेज रिले, अर्थ फॉल्ट रिले, जीरो सीक्वेंस सिटी का पता है, जीरो सीक्वेंस सिटी नहीं पता। आगे देखिएगा आ रही है ना वायर, बस बार है, उसमें ये एक गोल सा लगा होगा कोई, वो बलून टाइप है ना, बहुत बड़ा जो है, गोल सा सर्कल होगा जी, ये लगा होगा, देखा है नहीं लगा। आपकी खास मोटर की नीचे लगा होगा, ऊपर जाने के मेन पे, यहाँ पे नीचे मोटर लगी है। ये क्या है, जीरो सीक्वेंस सिटी। ये कर क्या रहा है, यहाँ से 2 तारें निकल रही है इसकी, ये जा रही है अर्थ फॉल्ट रिले में, अर्थ फॉल्ट रिले। जब यहाँ पे अनबैलेंसिंग होगी ना, क्योंकि मोटर है 3 फेज है, बैलेंस लोड है, अनबैलेंसिंग हो ही नहीं सकती। तो जब अनबैलेंसिंग होगी, ये सिटी अभी क्या ले रहा है, इन तीनों करंटों का वेक्टर सम ले रहा है, वो 0 होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, 0 जाएगा इधर, नो ऑपरेशन, नो फॉल्ट अकर। जब यहाँ पे करंट डिफरेंस आएगा, एक में 10 है, 15 है, 16 है, तो ये जो भी बचा खचा करंट है वो इधर भेजेगा, रिले इसे डिटेक्ट करेगी, ट्रिपिंग कराएगी जी, मोटर भी सेव हो जाएगी, मोटर सेव हो जाएगी। ज्ञान बैलेंसिंग हुई है, हो सकता है क्या वजह, जीरो सिटी, जीरो सीक्वेंस सिटी।
अच्छा सर, एक सवाल है कि ये टोटल एक प्रोटेक्शन आ रही है, मतलब कि आपने कैसे करनी है, तो इसका एक कोई अलग टॉपिक ही होगा, मतलब स्टैंडर्ड होंगे कि भाई आपने अगर कोई सिस्टम इंस्टॉल करना है तो आप किस तरह करेंगे, तो उसके अंदर ये एक कोर्स भी आएगा। मतलब अभी आपने ये बताया कि अब मैं हूँ तो मैं तो तारे उठा के लगा दूँ, मुझे नहीं प्रोटेक्शन का पता, तो ये थोड़ा गाइड कर दीजिएगा इसके बारे में, हमें क्या करना चाहिए। देखिए उसके बारे में सीधी बात है, आपको ये पूरा वाला कोर्स करना चाहिए। अच्छा, ठीक है जी। दूसरी मेन बात ये है कि ये जितना ये कंटेंट है ना हमारा टोटल, उसको ये 2 दिन में कवर करना बड़ा मुश्किल है। तो जब हम डिटेल में ये कोर्स करते हैं तो फिर एक एक ड्राइंग को कंप्लीट बनाते हैं बोर्ड के ऊपर, सारी चीज़ें देखते हैं। अभी मैनुअल में आप देखेंगे ना काफ़ी चीज़ें हैं, तो वो फिर क्या है, हमें उसके ऊपर फिर डिटेल ड्राइंग बनानी पड़ती है। जैसे हम कहते हैं पावर डायग्राम एंड कंट्रोल डायग्राम, वो खोल के बनेगी बहुत बड़ी। अगर सारी प्रोडक्शन डालेंगे तो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। ठीक है जी। तो वो क्या फिर आपकी ड्राइंग एक्सपैंड करेगी, वो आपको कोई इशू नहीं है, नहीं मिलती। आपको कंट्रोल ड्राइंग के ऊपर स्किल होनी चाहिए, आप खुद बना लेते हैं। अच्छा, मतलब ये जो स्टैंडर्ड है, मतलब अगर मैंने कोई पैनल डिज़ाइन करना है, मतलब 3-4 मोटरें चलानी है, कोई और चीज़ चलानी है, तो उसके साथ आप जो आपका ये फुल कोर्स है उसके अंदर ये आप सारे स्टैंडर्ड उसमें एक्सप्लेन करेंगे कि आप इस तरह करें, इस तरह करें, इस तरह करें। अभी अगर मैं एक ड्राइंग समझाने लगूँ ना तो आपका टाइम निकल जाएगा, सारे हमारे टॉपिक में निकल जाएंगे, रह जाएंगे। तो वो ठीक है आपकी बात कि वो अभी आप मैनुअल देखिएगा, हमने बेसिक लेवल ड्राइंग बनाई हुई है, ताकि वहीं से सीखें। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जब हम बनाते हैं बोर्ड पे एक एक प्रोडक्शन ऐड करते रहते हैं। अंडर वोल्टेज ऐड की तो सर्किट क्या बनेगा, फिर ओवरलोड ऐड की तो सर्किट क्या बनेगा, फिर आपने ये अर्थ फॉर ऐड की तो सर्किट क्या बनेगा, फिर अंदर आपने पैनल डिस्प्ले के अंदर लैंप टेस्ट ऐड किया तो क्या बनेगा, फॉल्ट इंडिकेटर बजर ऐड कर दिया कि मोटर जब ट्रिप हो तो हूटर बोल पड़े और लाइट भी चल जाए, वो सर्किट भी ऐड किया, तो आपका एक DOL का ही सर्किट होता है, इतना बड़ा हो जाता है। अच्छा सर, एक और बात जी, वो ये कि अब आपने यहाँ पे ये लगाई इसीलिए देखिए ऐसा DOL है ना, क्या है ना छोटा जो होता है, 0 सीक्वेंस रिले लगा देंगे। अब ये सारी सेफ्टीज ही हैं, ठीक है। एक मोटर के ऊपर आप ओवर वोल्टेज जो लगाई, अब ये कैसे डिसाइड आ गया ये कि तुसी सुन रहे हो ना, वो गाल मैंने कर दी, कैसे डिसाइड होगा कि हमने ये लगानी है, वो नहीं लगानी? नहीं देखिए ना, हर एक का फंक्शन ही अपना अपना। हाउ विल यू से कि ये लगानी है वो नहीं लगानी, ज़्यादा डिफरेंस है, फ़र्क है। देखिए ना, फेज अंडर वोल्टेज का क्या काम है कि जब वोल्टेज आपके 380 से अगर लेट से नीचे जाते हैं, से जब कम हो, हाँ जी, बंद करा दें जी, ओवर वोल्टेज है जब उससे ऊपर जाए तो बंद करा दें। ठीक है जी। 440 तो कहीं होते ही नहीं है, 480 भी नहीं होते। 400 आप 15 तक जा सकते हैं, इससे ऊपर कैसे जाएंगे? 440 आते हैं आपके, देखिए आपने मेजर किए हैं, जनरेटर से आते हैं, जनरेटर से आते हैं, क्या से आते हैं? इट मीन्स अगर आपके 450 आते हैं ना, आपने क्या इसको डिवाइड करें जरा 1.732 से, अभी निकालें क्या वैल्यू आती है। 450 डिवाइडेड बाय 1.732, सर 259। इसका मतलब है आपको सिंगल फेज में 260 वोल्ट मिल रहे हैं, बड़े हाई है। नहीं ठीक, नहीं ठीक हो सकता है वो बहुत ही मेन पर लगे हों, आस्ता आस्ता जाके स्टेबल हो जाते हो। 415 तक बात ठीक है, 400 भी ठीक है, 450 हाई वोल्टेज है। 470 को हो जाए ना, 270 सिंगल फेज पे, जैसे आत्मा वाला कोई ड्रामा देखा हो ना, ये जैसे लाइटें कांप रही होती हैं, वैसे एक्चुअली कर रही होती है आपकी लाइट्स, तेज हो रही है, पंखे ऐसे तेज चल रहे होंगे, पता नहीं क्या हो रहा है। 270 वोल्ट इज हाई वोल्टेज, 280 पे जाकर तो कोई ना कोई चीज़ उड़ा देंगे वो बहुत सारी। और ये तो बेचारे जो आजकल LEDs आ रहे हैं, ये तो 260 पे शायद, ठीक है जी, फ्लैश हो जाती तो है वो दैट इज़ नॉट करेक्ट। वोल्टेज आ रहे हैं ठीक है, आगे उन्होंने क्या हो सकता है आगे स्टेबलाइजर लगे हों, या वोल्टेज कंट्रोल इतना ज़्यादा लोड है कि वोल्टेज वैसे डाउन हो जाते हैं, फिर लगा आता है।
लोड ही बहुत ज़्यादा होगा तो फिर भी आपने के वोल्टेज डाउन एक लोड ऑन होगा तो वोल्टेज ड्रॉप होने हैं। तो दैट्स एनीवेज अब हम बात ये कह रहे थे जी कौन सी लगाएंगे भाई, हर एक का काम अपना अपना, ठीक है ना, सारे ही लगेंगे। फौज का अपना काम है, पुलिस का भी चाहिए, एफसी भी चाहिए, रेंजर्स भी चाहिए, तो क्या कहते हैं फ़ज़ाइया भी चाहिए, बहरी भी चाहिए, ज़मीनी भी चाहिए, मुजाहिदीन भी चाहिए, ठीक है ना। हर एक अपना अपना काम है ना। तो हर रिले का इधर भी अपना काम है, वो वोल्टेज का ओवर या अंडर को देख रही है, वो फेस फेलियर को भी देख रही है, और ये ओवर करंट रिले को देख रही है। और ओवर करंट तो नहीं हुआ, ब्रेकर शॉर्ट सर्किट को ज़्यादातर देख रहा है। उसके बाद आपके पास ये जो है ये अनबैलेंसिंग को देख रही है, इसमें अनबैलेंस तो नहीं हुआ। अब अनबैलेंस कौन सी रिले पकड़ेगी बताएं? अगर अनबैलेंस होता है आपका यहाँ पे तीनों फेजेस के दरमियान, ये लगाना पड़ेगा जीरो सीक्वेंस। हाँ जी, फिर तो आपकी कोई रिले नहीं पकड़ेगी। मतलब हमने डिसाइड करना है कि हमें कितनी प्रोटेक्शन चाहिए। हाँ जी, ज़्यादा अच्छे एमसीसी पैनल्स पे ऐसा होता है, बड़ी मोटर्स पे। और हमें प्रॉब्लम पता होनी हाँ चाहिए कि ये प्रॉब्लम आ सकती हैं आ और सकती उसका हैं, कोड हाँ यही जी। है। अब आप कहें जी 2 HP की मोटर है तो मैंने ये सारी लगानी है, नहीं चाहिए। 2 HP पे आपको इतना कुछ नहीं चाहिए। सस्ती डिवाइस पे महंगी प्रोटेक्शन लगा के फायदा ही नहीं है। नहीं, सस्ती की नहीं बात है कि वहाँ पे ऐसा फॉल्ट नहीं वो पकड़ा जाएगा, इतना नहीं है। तो यही तो टेंशन होती है ना, क्या मतलब कि जैसे अब आपने कह दिया कि अब जो मोटर की आपने एग्जांपल दी कि उस पर नहीं ज़रूरत, तो अब अगर मुझे पता नहीं है तो मैं तो ये कह दूंगा कि भाई नहीं ज़रूरत, ठीक है, उड़ा के बैठा हूँगा। तो नहीं। ये कैसे डिसाइड होगा, मतलब कि इस साइड पे कॉस्ट हम देखिए ये मेरा। देखें, बात पता क्या है, आपको क्लाइंट ने डिमांड क्या की है, पहली तो बात है। जी अगर तो वो डिमांड कर रहा है आपको कि भाई मुझे सारी प्रोटेक्शन लगा के दें, फिर तो बस सवाल ख़त्म हो गया। ठीक तो है। आप कहते हो जी हम खुद ही क्लाइंट है, हमने अपनी फैक्ट्री में लगाने हैं, फिर ये होगा आप देखेंगे जी मेरी जो लगाने वाली डिवाइसेस हैं वो कितनी मेरे पास फॉल्ट कौन सा बार बार अकर हो रहा है, वो आपके पास इस चीज़ की पास की हो। फॉल्ट की क्या हिस्ट्री है, आपके पास अनबैलेंसिंग कोई अजूबा तो नहीं है कि कभी 17 साल में एक दफ़ा आया था, नहीं आ सकता है, तो आप रिकमेंड करेंगे। उसकी वाइंडिंग फ्रैक्चर होगी, कहीं से अनबैलेंसिंग होगी, वीक होगी किसी की इंसुलेशन, तो कहीं से फॉल्ट अकर हो सकता है। तो अगर आप देख रहे हैं ना, अगर आपने सिलेक्शन करनी है तो देखें नॉर्मल प्रैक्टिस में ओवर करंट और अंडर वोल्टेज फिक्स करनी जी लगनी ठीक हो गया। अब ये लगाइए ना, इसको आप थोड़ी सी बड़ी रेंज में ले लें, MCC पैनल्स पे थोड़ी सी फाइन प्रोटेक्शन आप कह सकते हैं। वहाँ जाकर लगा दें। हर एक लगाएंगे कॉस्ट आप बढ़ाएंगे, ऐसे ठीक है जी। हर एक का एक अपना एक प्रोटेक्शन का एक म्यार है, एक अपना उसका लेवल है, वो आपको चाहिए ही चाहिए। कहीं पे मिस करेंगे तो वो फिर मिस हो जाएगा कुछ और ही आपसे, ठीक है, लॉस कर सकते हैं। तो लिहाजा बहुत ज़्यादा भी आप वही बात की जी सेफ्टी आप क्या कहते हैं, रिकमेंड ना ही दें। आप लाख रुपए की सिक्योरिटी के लिए 3 लाख के गार्ड रख लें तो वो भी रिकमेंडेड नहीं है। लाख की चीज़ पे 3 लाख का गार्ड। हाँ जी। वैलिड अच्छा है कि हमें अपने इक्विपमेंट के लिए हम लोग वो तो रिस्क असेसमेंट होती है ना, कि मतलब आप देखते हैं कि या महंगी, वो ठीक है बिल्कुल, महंगी और सस्ती पे बात तो आ जाती है, फिर खुद ही फैसले हो जाते हैं वहाँ पे कि अब 100 रुपये की चीज़ है, मैं 5000 की ओवरलोड लगा दूँ तो तुक नहीं बनती कोई। सही? हाँ जी। तो बाकी तो फिर आगे अगर बड़ी मोटर्स हैं आप ये प्रोटेक्शन यूज़ करें, छोटी पे ना करें। सर जो नॉन रोटेटिंग पार्ट होता है, जिस तरह मोटर के अलावा कोई भी लोड है हमारा, उस पे रिवर्स फेस जो है या पावर रिवर्स वाला प्रोटेक्शन वो तो नहीं लगेगी फिर, या वहाँ पे भी लगानी पड़ सकती है? मसलन फिक्स लोड पे वो पूछना चाह रहे हैं। मतलब मोटर पे तो ठीक है कि रिवर्स पावर हो सकती है, मोटर उल्टा घूमना शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर कोई और लोड है हाँ नॉन रोटेटिंग यानी कि, हाँ जी, तो उस पे कोई ज़रूरत नहीं है अगर कोई आपको जरूरत नहीं फेस, है। तो हाँ इस बिल्कुल तरह भी ठीक है। डिसाइड कर सकते हैं कि हमें वो जरूरत है कि नहीं है उस हाँ जी protection ठीक की। है।
सिर्फ आपको फेज सीक्वेंस के वहीं पे ज़रूरत है ना जहाँ पे आपकी मोटर की डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन इज़ प्रोहिबिटेड। नुकसान हो सकता है, जैसे पंखा अगर उल्टा घूमने लग जाए ना हवा नहीं आएगी, उसकी एक खास डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज ही घूमता है शायद वो। जी जी, इसके पार्ट जो हाँ। मैंने ठीक है ना, या क्लॉकवाइज है क्या, एंटी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है जी। तो वो है कि अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, आप उसे क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो वो फिर वो काम क्या कहते हैं, हवा नहीं आएगी। तो इस बहुत सारी ऐसी जगह हैं, कन्वेयर है जी, कन्वेयर है, यूँ जानी थी वो वापस आने लग गई, पीछे जाके टक्कर मार दे किसी चीज़ को, तो दैट इज़ आल्सो नॉट रिकमेंडेड, डेंजर हो सकता है। तो वहाँ पे अगर आपका लोड सिंपल है, कोई ऐसी प्रोहिबिटेड एरिया नहीं है, नो यूज़, नो प्रॉब्लम, कोई मसला ही नहीं है आपको, आप जो मर्ज़ी यूज़ करें, फेज सीक्वेंस लगाएंगे ना। इस तरह से अर्थ लीकेज जो होती है, जो हैवी लोड होता है वहाँ पे हमें रिक्वायर्ड होगा। अगर लोड हैवी नहीं है तो वहाँ पे अर्थ लीकेज नहीं चाहिए। यस, यही हम कह रहे हैं, लोड हैवी है तो आप ज़्यादा बड़ी मोटर्स के लिए अर्थ लीकेज को रिकमेंड कर सकते हैं। recommend कर सकते हैं। 11 किलोवाट करें आप। अब ये है कि गूगल कर लो, अगर ज़्यादा भी टेंशन है तो पता चल जाता है, उधर से भी वो चीज़ें कुछ मिल जाएंगी कि भाई ये चीज़ इस एरिया के लिए स्पेसिफिक बेनिफिट्स उसके दिए होते हैं। नहीं, बेनिफिट नहीं होते, आपने ना सिस्टम को कितनी सिक्योरिटी मांगी गई है ये डिपेंड की जाती है ना। हाँ जी, बिल्कुल सही है। बात है ना, एक चीज़ मांगी नहीं गई, आपसे मांगा गया पैनल बना के दें जी, 10-20 हज़ार बजट है, आप कहो जी मैं सारे यहाँ प्रोटेक्शन पानी है तो तुम 40,000 से बजट ले जाओ, बात है ना। तो आपने कॉस्ट को कम करने के लिए फिर कुछ ना कोई चीज़ तो कम करनी पड़ेगी, जो इजाफी है वो कम कर सकते और सर हैं। जैसे पावर फैक्टर रिले है, पावर फैक्टर हाउस होल्ड में तो हमें नहीं उसकी ड्यूटी पड़ती, लेकिन जो इंडस्ट्रियल है वहाँ पे पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे लोड जो है हैवी होता है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे पावर फैक्टर रिले जो है रिकमेंडेड होगी। हाँ जी। हाउस होल्ड में नहीं होगी। अगर कोई एप्लीकेशन इस तरह की, अगर हैवी लोड है तो वहाँ पे पावर फैक्टर रिले होनी चाहिए, ताकि लोड पे रखें, बाकी दोनों को आप नॉर्मल भी चलाएं। ठीक है। ठीक हो गया। ठीक है सर। एनीवेज प्रोटेक्शन में हमें पता चल गया कि डिफरेंट प्रोटेक्शन इंडस्ट्रियल लोड में ज़्यादा टेंशन को वो रिकमेंड नहीं करते। क्यों? इंडक्टिव लोड नहीं होता, बहुत होते हैं, होते हैं पंखे वगैरह, पंखे हैं, मोटर्स हैं, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है। हाँ जी। वाई? उनका हैवी लोड नहीं होता ना, लोड 2 किलोवाट तक ओवरऑल जो उनका टोटल लोड है वो हैवी नहीं होता, और उनका जो पावर फैक्टर लैगिंग है वो भी इतना ज़्यादा इस वजह से फिर नहीं होता। इस वजह से एक्चुअली उन्हें भी पता है, वो उनको भी पता है कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें भी पता है वो पाकिस्तानी हैं, हमने कोई ना कोई ऐसी मार दी है कोई फटांग, ठीक है जी, कि वो मसला कर देना, और होता भी है। जब आप कैपेसिटर लगा देते हैं ना, अब जिस वक्त आपका लोड नहीं चाह रहा, आपका कैपेसिटर फिर भी लगा रहेगा, जी तो अल्टीमेटली दैट इज़ आल्सो नॉट अलाउड, क्योंकि रेजिडेंशियल है ना, वहाँ तो उन्हें पता है इन्होंने इतने घरों में कैसे चेक करेंगे किसके घर में कौन सा कैपेसिटर है, इतने तो घर है, वो कहते हैं यार तुसी ना लाओ, फैक्ट्रियों को तो हम देख लेते हैं, वहाँ पे पूरी प्रोफेशनल टीम होती है टेक्निकल, वहाँ पे मॉनिटर हो जाता है। वैसे भी कितनी फैक्ट्रियाँ होंगी, गिनी चुनी होंगी, पता होगा नाम पे, लिमिटेड। उनका अपना इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, पूरी टीम देख रही है, घरों में तो कोई नहीं देख रहा, और इतने घर है, तो वो कहते हैं यार आप ना करें, ये जो मेहरबानी हम खुद ही कर लेंगे। वो अपना बैंक लगाते हैं पीछे, कैपेसिटर बैंक अपना लगाया होता है उन्होंने ग्रिड के ऊपर, हाउस होल्ड के लिए लगा होता है, पीछे लगा होता है, 11 kV पे भी लगा होता है, और लो वोल्टेज पे भी लगा होता है। ठीक हो गया ना। एनीवेज, अच्छा जी, वो देखते हैं केबल्स। केबल जो होती है हमारे पास डिफरेंट तरह की केबल्स मौजूद हैं, उसका जो स्टैंडर्ड पैटर्न से हम देखते हैं केबल को लिखा कैसे जाता है।
दिस इज द स्टैंडर्ड पैटर्न फॉर राइटिंग ए केबल। कंडक्टर है, ऐसे लिखी जाती है केबल, आपने कहीं पे बीओक्यू में पढ़े, ड्राइंग में पढ़े। कंडक्टर है, मैं कहता हूँ कॉपर स्लैश पीवीसी, आर्मर होगी या नॉर्मल होगी, तो मैं कहता हूँ स्टील वायर आर्मर्ड SWA इंसुलेटेड विद पीवीसी। ये केबल लगी है, बहुत देखी होंगी, लगाते होंगे दिन में आप कितनी दफ़ा। ये दीज आर दी केबल्स जो कि वहाँ पे यूज़ हो रही हैं जी। इसमें। ये इसमें कौन कौन सी केबल है जी, अगर आप देखें, ये देखें कंडक्टर स्लैश इंसुलेशन, इंसुलेशन भी ले सकते हैं चारों में, स्लैश आर्मर्ड स्लैश पीवीसी लिखने का जो मैंने लिखा है। ये क्या है, ये आर्मर्ड है, ये भी आर्मर्ड है, ये भी आर्मर्ड, ये भी आर्मर्ड, ये अनआर्मर्ड है। आर्मर्ड का फायदा क्या है? आर्मर्ड का फ्लक्स को ये आई थिंक डील करेगा। कौन सी प्रोटेक्शन? फिर प्रोटेक्शन आ गई साहब। जी सत्या। आर्मर्ड क्या फायदा जी, कैसे सिलेक्ट करेंगे आर्मर्ड केबल लगानी है या नॉर्मल लगानी है? हाँ जी, सवाल फिर वही बन गया। ऑब्वियसली मैकेनिकल प्रोटेक्शन है, ऊपर दबाव आएगा, पाँव आएगा, गाड़ी गुजरती ये है, ज़मीन में दबेगी वगैरह वगैरह, तो वो उसके ऊपर आपको ये फिस ही ना जाए, हम पर मिल ना जाए, ये तब तो पहले से हुई होती है। मैकेनिकल प्रोटेक्शन है ये। अब मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद एलैबोरेट करूँ। 1,4C एक केबल 4 कोर की, 25 mm स्केयर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जी। कॉपर उसका कंडक्टर है, पीवीसी उसकी इंसुलेशन, स्टील वायर आर्मर उसकी आर्मर्ड है, पीवीसी उसकी टॉप इंसुलेशन, 0.6 kV उसके ऑपरेटिंग वोल्टेज है, वोल्टेज ग्रेड है उसका। सर ये SW क्या है? स्टील वायर आर्मर। स्टील वायर। अच्छा, लेइंग मेथड जो केबल के है वो कौन से हैं जी? नंबर 1 हम कह सकते हैं जी अंडरग्राउंड। नंबर 2 केबल ट्रे। नंबर 3 लेइंग मेथड है। एक केबल है, सेम स्पेसिफिकेशन है, सेम लेंथ है, सेम कंट्रोल के अंदर भी जी, यानी इधर एक ऑप्शन आ गया केबल ट्रे, दूसरी आई अंडरग्राउंड, तीसरी इसी बता दें कंड्यूट। कंड्यूट बता दें, मसला खत्म हो, आगे चले। कोई तो होगी, ठीक है जी। लेकिन नंबर 1 पे होती है अंडरग्राउंड, क्योंकि अंदर क्या है, जमीन का ठंडा ठंडा माहौल, जो हीट पैदा हो रही है साथ साथ रिलीज हो रही है, कूलिंग पूरा सिस्टम दिया है उसे। जी। केबल ट्रे क्या ओपन है, जी। उसमें भी बेहतर है कि जी हीट रिलीज हो रही है। कंड्यूट सारा बंद है, जी। ठीक है ना, वहाँ पे सफोकेशन है तो ज़्यादा, वहाँ पे करंट कैरिंग कैपेसिटी सबसे कम होगी। ठीक हो गया। नाउ वी हाउ टू साइज ए केबल। केबल को कैसे साइज किया जाता है? जैसे वो फर्स्ट वाला पहले रिपीट कर देंगे, पैटर्न वाला। पैटर्न में मैंने बताया, ये स्टैंडर्ड पैटर्न है। कंडक्टर लिखते ऐसे हैं केबल को, स्लैश इंसुलेटर ठीक है। स्लैश आर्मर स्लैश इंसुलेटर, ये जनरल फॉर्म लिखी, मैंने थोड़ी सी स्पेसिफिक की। ठीक। कॉपर कंडक्टर मेरा हो गया, ठीक है। इंसुलेटर मेरी पीवीसी होगी, आर्मर मेरी SW स्टील वायर आर्मर होगी, और मेरे पास इंसुलेटर पीवीसी हो गया। ठीक है। तो तीसरी मैंने इससे को मजीद एलेबोरेट किया कि एक केबल है, 4 कोर की है, 4C, 25 mm उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, कॉपर उसका कंडक्टर है, पीवीसी उसकी इंसुलेटर है, SWA उसकी आर्मर्ड है, और पीवीसी उसकी इंसुलेशन है, और 0.6 उसके वोल्टेज ग्रेड है, ऑपरेटिंग वोल्टेज है। ठीक है। 600 वोल्ट। हाँ, नॉर्मली यही होता है 0.48 601 kV तक, जी। ठीक है ना, जो लो वोल्टेज की। हाँ, 1000 वोल्टेज भी आती है। हाँ जी।
तो एनीवेज उसके बाद ये आगे लेइंग मेथड आ गए आपके पास, कौन कौन से हैं वो पता चल गया। अब हम एक लेते हैं क्या कहते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। लेंथ केबल ट्रे में मेरी केबल सिस्टम है बिछी हुई है, केबल ट्रे देखी हुई है जी सर। यहाँ कहीं पे है, ये जैसा ये वो लगी वो लगी हुई है, सब ने देखी हुई है केबल ट्रे ये लगी हुई है। कंड्यूट देखा हुआ है आपने, कंड्यूट यहाँ कहीं है नहीं है जी, दीवारों के अंदर है, ठीक है जी, वो पतला वाला। अदरवाइज प्रणालों में, पानी के पाइप में, गटर के पाइप में, सारों में होता है। मैन होल का पता है क्या होते हैं? मेन होल या मैन होल कहते हैं, वही जो गटर है उसी में वायरिंग भी हो रही होती है, लेकिन वो फिर पानी वाला गटर नहीं होता, सिर्फ स्टारों वाला होता है। ठीक है जी, इकट्ठा नहीं कर देना। लेंथ ऑफ द केबल इज 200 मीटर, ठीक है जी, एंड बेसिकली और करंट मेरा कितना है जी 200 एम्पियर। व्हाट इज द साइज ऑफ द केबल, जी बताएं कैसे मेजर करेंगे? सर इसका है एक फार्मूला है सर, इसका वोल्टेज ड्रॉप देखना पड़ेगा। रेजिस्टेंस करंट रेटिंग हम देखेंगे इसके अंदर, पहले तो देखेंगे वो कहाँ से देखेंगे, मैन्युफैक्चरर के कैटलॉग से बिल्कुल ठीक है। देखेंगे मेरी करंट रेटिंग के मुताबिक मैच होगी, फिर हम देखेंगे ड्रॉप कितना हो रहा है इस केबल पे। अगर ड्रॉप हमारे स्टैंडर्ड वैल्यू के मुताबिक है, केबल इज ओके, सिलेक्टेड, अदरवाइज रिजेक्टेड, ठीक है जी। तो कितना स्टैंडर्ड है वोल्टेज ड्रॉप का? 5% अकॉर्डिंग टू NEC, 4% अकॉर्डिंग टू BS, तो तकरीबन 4-5% हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू है फॉर एनी क्या कहते हैं, पानी देना उसके बाद। अच्छा जी, ठीक हो गया। एनीवेज आगे चलते हैं जी, हम इसको लेके क्या कहते हैं उसे बताएं जी। मैन्युफैक्चरर का कैटलॉग कुछ इसके अंदर मैंने रखे हैं, मैं आपको पेज नंबर बताता हूँ। (61) पेज पे ना एक टेबल दिया हुआ है। तो अब आप लोगों ने होना है, कितने बंदे हैं? 4, तो 4 और 4 मैनुअल हैं। इसका कर लेंगे कि वो जो है ना, तीन का ग्रुप बन जाएगा। ये 4 का ग्रुप बन जाएगा क्योंकि ये पीछे में लोग कंप्लीट। हाँ 1 2 3 61 ग्रेस ऑफ अल्लाह। चलें, और ये 3 ही है यार, ये नहीं है इसमें, वो टेबल नहीं मौजूद। हाँ सबको देख रहे हैं ना। अभी मैं बताता हूँ जी आपको कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपेंड। देखिए जी, पहला कॉलम है एरिया का, सेकंड लास्ट कॉलम देखें जी, उसके ऊपर है 3 फेज सिस्टम है, ऐसे ही है, केबल ट्रे में है। तो इसमें करंट रेटिंग देखें जरा, 214 में 214 बन रही है, 70 mm की केबल।
214 के क्रॉस 70 mm बन रहा है। जी ये आ गया 214 वोल्टेज ड्रॉप 0.66 मिली जी 270 mm स्क्वायर केबल आ गई। क्लियर हो सर? पता चल गया सबको? पूछ ले अगर जिसको नहीं पता चला। बिल्कुल समझ आ गया। जी आप लोग देखें, आपको इनको नहीं पता चला शायद। ये है इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये ऐसा ऊपर 3 फेज केबल का सिस्टम है। 1 मीटर सीधी सीधी बात 200 पे कम हो गया ना 200 मीटर पर mm 4 एम्पेयर ले लो। अब ये वो जुगाड़ी मेथड आ गई। वो जो कर रहे हो ठीक है जी। 214 मान रहा है लेकिन ये कभी फेल हो जाता है। अब मैं फेल करने लगा, आगे ज़्यादा एम्पेयरों में जाके ये फेल हो जाता है, ज्यादा लेंथ में जाके फेल हो जाता ज़्यादा है। लेंथ में। ओके देखते हैं जरा। 70 mm मैंने चूज कर ली, मेरी केबल सेट होगी 70 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। ये कंडीशन ट्रू। अब चेक करते हैं, टेम्परेचर फैक्टर भी होता है, उसे हम अभी देख नहीं रहे। वोल्टेज ड्रॉप देखते हैं। 5% अलाउ है, तो अलाउएबल वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया? 5% है। 400 मेरे वोल्ट है जी। तो 5/100 जी 20 वोल्ट। 20 वोल्ट तक तो अलाउ है, इसके आगे ड्रॉप होगा। तो मेरी केबल पे ड्रॉप कितना हो रहा है? ये 70 mm केबल जो अभी आपने सेलेक्ट किया। तो देखें आखिरी कॉलम पे 0.66 लिखा हुआ है, मिली वोल्ट है। जी इतने थोड़े वोल्ट है, लेकिन क्यों? वो कह रहा है पर एम्पेयर पर मीटर। 1 मीटर में से 1 एम्पेयर गुजरे तो 0.66 मिली वोल्ट ड्रॉप होता है। तो 1 मीटर तो नहीं है मेरी तार ना, 1 एम्पेयर है, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। बिल्कुल ठीक तो कर दें जी इसको 200 एम्पेयर से जी। मल्टीप्लाई बाय 200 मीटर से। जी कितने आते हैं ये? 26 चलिए 4 वोल्ट हो रहे हैं इस पे ड्रॉप। ज़्यादा हो गया, तो फिर क्या होगा? केबल इज छोटी है, बड़ी रिजेक्टेड। अगला देखें नंबर 95 mm आएगी आई थिंक। जी 95 mm की अब सेलेक्ट होगी, ये तो रिजेक्ट हो गई है। 95 mm स्क्वायर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है जी? 0.5 0.5 तो ये 1/2 हो, तो ये तो पूरा पूरा हो जाएगा 20 वोल्ट। तो ये तकरीबन ओके ठीक है। अगर आपका हर वक्त लोड ओवरलोड रहता है, फुल लोड रहता है, फिर अगला साइज ले लें। अगर आपको पता है कभी कभी 200 पे जाता है, दैट इज़ ओके। 20 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। क्लियर हो गया? हाउ टू साइज ए केबल। क्लियर हो गया ये पॉइंट? आगे चलें जी। हम आगे करते हैं जी पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। अगर इस पर कुछ कर रहे हैं, कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो वी कैन मूव। ये स्टैंडर्ड है कि हर इसका अलग होता है, हर मैन्युफैक्चरर का? बेसिकली चाहिए, बेहतर ये होता है ये हर मैन्युफैक्चरर का ले लें। लेकिन ये जो टेबल है ये ऐसे हमने डिज़ाइन किया हुआ है कि ये एवरेज है, ओवरऑल सबको ही तकरीबन ओके कर जाता है। बेस्ट वे है आप जो फास्ट केबल यूज़ करें उनको कहें अपना दें, GM वालों से अपना गाय बगाए सेम ही होता है। तो हो सकता है वो शायद आपको गलत टेबल दे दें, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि कॉपर की जो परसेंटेज है ना वो किस कंपनी की कितनी है वो उस पर डिपेंड कर रहा है। 99% 99.9 तो सारे कहते हैं जी फिर सबका सेम होना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर हो गया जी? बिल्कुल ठीक पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट पे चलें जी। चल रहा है। वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम एंड वेरी बहुत सारे काम है। प्रैक्टिकल पावर फैक्टर करके हम प्रैक्टिकल पे चलते हैं, ठीक है जी। इसको देख लेते हैं, मैगरिंग कर लेते हैं, टेस्टर कर लेते हैं, फिर आपके सर्टिफिकेशन भी आपको करनी है।
ठीक है जी, वो भी सारा कुछ है। तो फिर चीज़ें लेके चलते हैं आगे। पावर फैक्टर पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट क्या होता है जी? व्हाट इज़ पावर फैक्टर? पहले तो बात कर लें अगर हम, पावर फैक्टर क्या चीज़ है जी? व्हाट इज़ पावर फैक्टर? करंट के लोड की इंडक्टिव लोड की वजह से करंट जो लैग और लीड करता है ना, उससे जो करंट में जो वोल्टेज के साथ नहीं करता, तो उसको पावर फैक्टर कहते हैं। वोल्टेज जो करंट के दरमियान जो करता है वो तो डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्टिव एंड द यूजेज करंट। प्रोडक्टिव करंट, प्रोडक्शन असल में सर की बात प्रोड्यूस वाज सपोज 400 एम्पीयर। अच्छा मतलब हम लोग पावर फैक्टर में हम डिफरेंस क्या करते हैं कि जो आपकी सप्लाई, आपकी जो वोल्ट प्रोड्यूस हुए और जो आपने कंज्यूम की है वोल्टेज जी, ये पावर कैलोरी जो आपने प्रोड्यूस की, उसके दोनों के बिटवीन जो आपने जितनी टोटल प्रोड्यूस की थी उसमें से जो कंज्यूम होगी, उन दोनों का जो मेन डिफरेंस है। पावर फैक्टर जो बेसिकली कोस फाई को कहते हैं ना सर, तो एंगल यानी कि एंगल डिफरेंस जो है ना करंट और वोल्टेज के दरमियान को पावर फैक्टर करेंगे। अच्छा, ये जो कहानी बड़ी प्यारी होती है जो भी उन्होंने डाली है हमें, ठीक है ना? क्यों ये कहानी ऐसी होती है कि सवाल जवाब भी सही है, पता भी किसी को नहीं चला। बड़ी टेक्निकल बात है ना, ये लेवल की बात है। लेकिन नॉर्मली ये जो बात होती है ना, ये समझ में आने में नहीं है, फिर समझ किसी को नहीं लगी, डेफिनेशन पता चल गई है। होता की है भाई मैं आपसे पूछूं जी भाई मुझे रास्ता बताएं, ये बाहर मैंने जाना है, इछरे जाना है, आप जर्मन लैंग्वेज बोली जाए तो मैंने की पता चलना है। हालांकि आसान से आप गए थे बाहर नहीं, खब्बे हो तो नाल सज्जे हो, चलो खत्म कर। ये जो लैंग्वेज है ये टेक्निकल लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग लैंग्वेज है। जब आप ये यूज़ करते हैं ना फील्ड के अंदर, तो ख़ास तौर पे आपको परेशान करते हैं बाबाज। आपने पहली सियासी गोली मारी आपने, ऐसी बात आप फील्ड में करेंगे ना आपके दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि उन्हें ये कहानी समझ नहीं आती। तो इंजीनियर्स को सुना रहे ये कहानी, टेक्नीशियंस की टीम को या फोरमैन वगैरह को ये कहानी ना रखें आप जी। ठीक है जी, ओके हो गया। एनीवेज हम देखते हैं जी, पावर फैक्टर बेसिकली क्या चीज़ है? दो चीज़ें हो रही होती हैं, चल रही है वोल्टेज और करंट, सफ़र कर रहे होते हैं तार, जैसे दो गाड़ी के पहिए सफ़र तय कर रहे हैं साथ साथ। हम कहते हैं दिस इज अ वोल्टेज, साथ साथ जा रहे हैं, तो क्या होगा जी? योर पावर फैक्टर इज मैक्सिमम यूनिटी 1 जी, ठीक है। और अगर ये आगे पीछे हो गए, फॉर एग्जाम्पल ये टेबल है, अगर हम यहाँ से धक्का लगाते हैं तो इसको वहाँ तक लेके जाना है, तो मैं वोल्टेज हूँ, आप करंट हैं, हम दोनों धक्का लगा रहे हैं, तो आप एकदम से हाथ पीछे करके पीछे हो गए, जोर तो सारा मेरे पे आ गया, तो टोटल सिस्टम की बेसिकली क्या करंट पीछे रह जाता है। किसी की गाड़ी बंद होता है, 20 बंदा पीछे लगा होता है, हाथ दो तक दो चार ही ला रहे होंगे, ठीक हो गया। वो भी क्या है, जैसे वो पावर फैक्टर आपका, वो वहाँ पे पावर बहुत ज़्यादा ली जा सकती है, लेकिन उतनी ली नहीं दी होती, लैग कर रहे होते हैं। तो आपका करंट जब लैग कर वोल्टेज के साथ, तो डिफरेंस इन यूज़ की वजह से क्या होता है, पावर लॉस हो जाता है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे पूरा लैग कर गया, अगर यहाँ पे मैं पावर को कैलकुलेट करूँ, जो आपके पास पावर फार्मूला है जी, यहाँ पावर क्या है, वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, यहाँ पे 0 तो V इंटू आई 0, पावर 0 होगी। यहाँ कितनी है सम वैल्यू, लेट्स से P1, क्योंकि V1 I1 सम वैल्यू, यहाँ पावर कुछ मिलेगी जी, P2
P3 यहाँ पे जाके मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमम हो जाएगी। मैं कहता हूँ P मैक्स, यहाँ फिर कम होनी शुरू होगी, जी P4 P5 P6, यहाँ पे फिर 0 होगी। जी। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, वोल्टेज और करंट दोनों माइनस हो गए, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, प्लस फिर प्लस, पावर फिर ऐड हो रही है। एंड जाते जाते P मैक्स एंड सेम एज P10 P11 P12 प्लस 0। अब मेरी सारी पावर ऐड होगी, फिर मुझे कुछ शून्य मिले, 0 0। ठीक है जी। अब मैं इसमें पावर कैलकुलेट करता हूँ, पावर फार्मूला 0 जी सम वैल्यू यहाँ देखा जाए, सम वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नेगेटिव तो माइनस P4, फिर माइनस P5 माइनस P6, फिर कोई यहाँ जाके 0, फिर दोनों नेगेटिव हुई, फिर पॉजिटिव आने लग जाएंगी कुछ, फिर कुछ नेगेटिव हो जाएंगे। अब देखें जो नेगेटिव पावर है ये किसी न किसी के साथ तो कैंसिल होगी, तो ओवरऑल पावर मेरी कम होगी, समझ रहे हैं? तो दैट इज द मेन गेम, होता ये है टेक्निकली पीछे जो हो रहा होता है। ठीक है जी, बेसिकली ये चीज़ें हो रही होती, बात समझ रहे हैं? पावर सर क्या हो जाएगी? कम हो, कम हो जाएगी। ओवरऑल पावर आपकी डाउन चलेगी। जो माइनस वाली है वो प्लस के साथ उस किसी न किसी पावर के साथ उसको कट कर रही है, जबकि जी, जी। जो प्रोड्यूस पावर है वो ग्रेजुअली कम होती है। ग्रेजुअली कम होती जाएगी। ठीक हो गया वो, मैं अभी ना उसको देख लेता हूँ, अभी जा रहे हैं हमारे। ओके ठीक है जी, ये क्लियर हो गया पावर। अब हम देखते हैं जी कैलकुलेट कर, लेट से हमारा इंडस्ट्री का जो लोड है ना 400 किलोवाट है। है जी 0.7, डिजायर्ड पावर फैक्टर है जी 0.96। कितना मुझे कैपेसिटर बैंक चाहिए टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर फ्रॉम 0.7 टू 0.96? फेज कंडेंसर भी यूज होता है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए, पता होगा। They can also be used as a phase condenser for the improvement of the power factor. सर सिंक्रोनस मोटर्स बेसिकली क्या होता है जी, बहुत बड़ा हो ना, मेगावाट्स के अंदर लोड हो, फिर आप वो लगाते हैं फेज कंडेंसर, सिंक्रोनस मोटर लगाते हैं। वो जब चलती है उसके साथ ओवर एक्साइट करके चलाते हैं तो वो लीडिंग करंट ड्रा करती है, तो लैगिंग करंट लीडिंग करंट जब इकट्ठा होता है तो वो उसे कंपनसेट कर देता है। ठीक है जी। तो नॉर्मली आपका वो यूज़ नहीं होता, वो पावर प्लांट पे कोई स्टीम टरबाइन है वहाँ पे जहाँ पे आपका यूज़ कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम सिंपल कैपेसिटर कंट्रोल सिस्टम से यूज़ कर रहे होते हैं। रिपीट कर दीजिए ये पॉइंट। मैं ये कह रहा हूँ अभी हम यहाँ पे कैपेसिटर बैंक से पावर फैक्टर इंप्रूव कर रहे हैं। दूसरा मेथड फेज कंडेंसर भी होता है, एक तीसरा भी होता है फेज एडवांसर, पता होगा किसी को, शायद बुक्स में पढ़ा है, मैथा में पढ़ लें जाके। जी बता दें। जैसे जब इंडस्ट्रियल मोटर होती है ना सर, हाई पावर रेटिंग, तो तब लगा सर हमारे पास हम है वो लगी पावर करंट, इंप्रूव कैसे होता है? सर वो उसमें अटैच करें उसके साथ इंडक्शन मोटर के साथ, वो तो बता दें सिंक्रोनस मोटर के साथ होता है, इंडक्शन के साथ नहीं होता। इंडक्शन के साथ होता है। लोड में क्या इंडक्शन मोटर लगी होगी? लोड में इंडक्शन होगी, करेगा कौन उसे इम्प्रूव, ये पूछ रहे हैं हम। इसमें कैपेसिटर इंप्रूव कर रहा है ना पावर फैक्टर, उसमें क्या फेज एडवांसर कंडेंसर में आपका सिंक्रोनस मोटर विद ओवर एक्साइटेड मोड में,
ठीक है जी, वो हाँ बिल्कुल नो डाउट वो खींचेगा तो लीडिंग करंट ड्रा करेगी। तीसरा भी एक मेथड होता है, वो आप जाके वीके मेथड में देख लें। एनीवेज क्लियर हो गया। किताबें वगैरह पढ़ा करें, कुछ वीडियो सुना करें, इस तरह के मैनुअल है, ये भी बड़ा अच्छा मैनुअल है, आपने अगर देखा है इसको अंदर से वो उसमें काफ़ी ड्राइंग वगैरह हैं। कुछ पढ़ने से कुछ होगा, वरना आप देख लें जितनी भी जिन लोगों की रीडिंग हैबिट अच्छी है ना वो कामयाब लोगों में से हैं। आप बात कर देते हैं, हम कहते हैं जी वो तो स्कूलों कटे गए सन, मार्क जुकरबर्ग तो बिल गेट, यार उनकी रीडिंग है, वो पढ़ते कितना थे, एक सब्जेक्ट को पकड़ के उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ा, बाकियों में फेल हो गए, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने एक सब्जेक्ट को बहुत ज़बरदस्त आगे लेके गए। तो ये आपके अंदर भी रीडिंग हैबिट्स होनी चाहिए। वीके मैथा को पढ़ें, बाकी चीज़ें पढ़ें, जो काम की चीज़ें हैं जहाँ से मिले ले लें। आपको हदीस तो यही बताती है कि क्या कहते हैं जी, क्या हदीस पाक है जी, मोमिन की ये गुमशुदा मिरास है, जहाँ से मिले ले भी, नॉन मुस्लिम है फलाना है, ऐसा नहीं होता, सारे उत्ते ही जाते हैं पढ़ने के लिए। तो ये आप किताबें, पीके मैथा अच्छी किताब है आपके पास। बाकी बहुत बहुत मैंने कल एक किताब लिखवाई थी, हाउ टू डिज़ाइन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, प्रैक्टिकल बेस्ड किताबें, ये बैचलर में है, ये भी प्रैक्टिकल बेस्ड, सारा इंडस्ट्री का निचोड़ इसमें डाला हुआ, ठीक है ना। इस तरह की किताबें को रीड करना सीखें, रीडिंग हैबिट होगी तो फिर प्रैक्टिकली चीज़ें एक्सप्लोर हो रही होंगी, जब आप सामने देख रहे होंगे, अच्छा वो क्या होता है, फिर वहाँ पढ़ेंगे तो इल्म बाड़ा होता है। जब आपकी इल्म बाड़ा होगा, जब आपकी ना कंपाउंड लर्निंग विल इफेक्ट योर कंपाउंडिंग अर्निंग, आपकी लर्निंग जिस तरह से बढ़ेगी आपकी अर्निंग भी उसी तरह से बढ़ेगी, ठीक है ना। सस्टेन, अगर आप एक जगह पे हैं सस्टेन कर जाएंगे, ग्रो नहीं करेंगे। अगर आपने अपना इल्म कांस्टेंट रखा ना तो शायद सस्टेन कर जाए और उसके साथ फॉल भी कर जाएंगे, क्योंकि चीज़ें तेज़ी से चेंज हो रही हैं। तो लर्निंग हैबिट होगी तो आज आप अगर लाइन मैन है, कल फॉरमैन है, कुछ भी चीज़ों में पोजीशन पे, एएम पे सुपरवाइजर हैं तो आगे जा सकते हैं, ठीक है जी। और प्रमोशन आप पढ़ने वाले ले जाते हैं, ठीक है, या करने वाले ले जाते हैं, अब आपका अपना तरीकाकार है जो भी आपने लेना है, ठीक है जी। एनीवेज चलते हैं आगे हम जी, क्वेश्चन ओके, कहना तो कह दें कुछ, ओके। ये देखें जी पावर फैक्टर 0.7 है, रिक्वायर्ड हमें 0.96, इतना करना है, रनिंग लोड है हमारा 4 किलोवाट, ओके। अब हम ये बात करेंगे इसको मैंने इतना प्रूव करना है तो मुझे कितना कैपेसिटर बैंक चाहिए। तो मैं यहाँ से अगर देखूँ, मैं कोस थीटा भी तो कहता हूँ पावर फैक्टर को 0.7, इसको भी कोस थीटा कह दूँ तो 0.96 है, लेकिन ये थीटा 1 और इसको 2 का दे देता हूँ ताकि फ़र्क हो जाए, ठीक है जी। एंड में फार्मूला बन जाएगा जी, मैं जी यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ जी, cos थीटा 1 मेरे पास आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ 0.7 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 46 डिग्री आ जाएगा, और थीटा 2 cos इनवर्स ऑफ 0.96 विच इज़ 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है जी। तो मेरे पास एक शायद बचपन में ये केवी होता है मेरी अपेरेंट पावर, ये किलोवाट है रियल पावर, ये केवी, ये आर है मेरी रिएक्टिव पावर। बेसिकली क्या होता है, आप कहीं ना कहीं से सफ़र करके आए हैं, कोई आया, ये शेखुपुर से आए हैं आप भी आए हैं, अब इतनी दूर से आए हैं, रियल पावर कौन सी है जो लेक्चर हो रहा है, लेकिन जो ये सफ़र करके आए हैं वो भी तो इनकी जान ही लगी है, तो वो इनकी रिएक्टिव पावर है, और इनकी तो दोनों लगी है, आन जान से भी लग गया तो बह के भी लगी है, वो एक्चुअल पावर है, टोटल पावर जो कंज्यूम हुई है। दिस इज द एंगल थीटा 1 लेट्स से, तो ये बन रहा है 46 इसके साथ, तो ये थीटा 1 ये केवीआर बना रहा है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ केवीआर 1, ये थीटा 1 की वजह से बन रहा है, तो थीटा 2 छोटा बनेगा 20 डिग्री है ना, ये तो इसको थीटा 2 की वजह
ये यहाँ पे ये निकाल देना है। तो ये एक्चुअल पावर है हमारी, ये KVR 1 है, ये KVR 2 है, ये किसके बराबर होगा? KVR 1 माइनस KVR 2 KVR 3 है। ये 100 है पूरा, ये 40 है, ये किसके बराबर होगा? जो डिफरेंस आ रहा है दोनों का बिटवीन में 60 कैसे किया? माइनस करके ना। माइनस तो KVR 1 माइनस KVR 2 जी। ठीक है जी। तो ये मेरे पास दोनों की वैल्यू आ गई, उसको मैंने कह दिया KVAR। तो मैं KVR 1 और 2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। लेट्स से थीटा 1 टेंजेंट थीटा ये है, तो ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये बेस KVR 1 डिवाइडेड बाय KW। तो KVR 1 की वैल्यू आ गई, बिल्कुल आ गई। KW tan थीटा 1 यहाँ मैं पुट कर देता हूँ, KW tan थीटा 2 ये दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। ये है परपेंडिकुलर ओवर बेस, वही मैंने लगा दी। KW मैंने कॉमन लिया, टेंजेंट थीटा 1 माइनस टेंजेंट थीटा 2। यहाँ से थीटे डालें इसके अंदर, 46 माइनस 20 टेंजेंट 40 20, जी। और यहाँ 400 किलोवाट है, ये डालें, तो ये 400 तकरीबन बन जाएगा आपके पास 0.6 आ जाएगा, कुछ देख लें जब निकाल के, तकरीबन 200 kVAR आ जाएगा आपके पास टोटल बैंक रिक्वायर्ड। इसका लगा यू नीड ए 250 kVAR कैपेसिटर बैंक टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर। क्लियर हो गया? इस तरह निकालेंगे आप, ये वीक के मेथड में बड़े अच्छी तरह दिया हुआ है। आपको जरूरत नहीं है अगर आप इंडस्ट्री में काम करने की, ये एंड रिजल्ट याद रखें। ठीक है जी, आपका बैंक निकल आया, और ये बड़ी जगह से साइट्स के सुपरवाइजर ने फ़ोन कर करके पूछा हुआ है कि ऐसी चीज़ है कि वो प्रूव नहीं हो रहा। वही चीफ इंजीनियर ने हमारी चत्रोल की हुई है, वो कह रहा है जी ये नहीं हो रहा, करके दो किसी तरीके से। मैंने कहा चीफ इंजीनियर है, वो खुद कर दे, छोटा सा काम है। तो जारी बात है, वो चीफ है तो उसको तो नहीं आता होगा, वो नॉर्मली नहीं आते। फिर वो उन्होंने फ़ोन करके पूछा, फिर मैंने बताई, उन्हें भेजी पेज पे करके। तो ये बड़ा आसान है, यही मेथड यूज़ हो रहा होता है हर जगह। अब आपके पास 250 का बैंक लगेगा ना, तो 250 का इकट्ठा नहीं लगेगा, आपको क्या लगेगा जी? 50 से 25 के 12.5 का होता है, 25 का होता है, 50 का होता है, 100 का होता है। तो आप कोशिश करें सेग्रीगेशन कर लें, आपकी लोड वेरिएशन कितनी है। तो 25 के 10 लगा लें, 50 के 5 लगा लें, ठीक है जी। और वो कैसे लगेंगे? विद पावर फैक्टर रिले। ये जो रिले होती है ना, पावर फैक्टर रिले, ये होती है 6 चैनल भी मिलती है, 12 चैनल की भी मिलती है। इससे ज़्यादा की अगर है तो कोई हमें भी बता दे। तो 6 चैनल का मतलब है आप 6 बैंक लगा सकते हैं मैक्सिमम, 12 का मतलब है 12 लगा सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रही होती है कि आपका पावर फैक्टर कितना है, कम जा रहा है, ये बैंक लगाती जाएगी खुद ब खुद ही। डाउन जा रहा है, लगाती जाएगी। अगर अप हो रहा है, बेहतर हो रहा है, तो ये बंद भी करती जाएगी। जब लोड आपका कम होगा तो ये पावर फैक्टर तो इम्प्रूव होता जाएगा, तब ये बैंक बंद करती जाएगी। हाँ, समझ आ गई? तो दिस इज द वन ऑफ द पावर फैक्टर। बहुत अच्छे ब्रांड की, इटली की, ईरान की, बहुत सारी कंपनीज की पावर फैक्टर रिले मौजूद है। तो दिस इज द 12 चैनल पावर फैक्टर रिले। बैंक क्यों बोलते हैं, नाम बैंक क्यों रखा? बैंक हम हमेशा उस चीज़ को कह देते हैं कैपेसिटर बैंक को, कि वहाँ पे बहुत सारे कैपेसिटर लग जाते हैं, 3 लगते हैं, डेल्टा में लगते हैं, चीज़ें स्टोर हो जाती हैं, तो चीज़ें ज़्यादा पावर स्टोर हो जाती है, बड़े होते हैं वो, ठीक है ना। माशाल्लाह आपको तो पहले ही बैंक बैलेंस काफ़ी है, आपको तो पूछना नहीं चाहिए, ठीक है ना। सेम लाइक जो मोबाइल तक जाते हैं, जो पावर बैंक से हम अभी डेटा सेंटर है, उसमें हम लोग पहले एनर्जी स्टोर कर लेते हैं, और रिक्वायर्ड टाइम पे हम लोग अपनी एनर्जी कंज्यूम करके उसको फिर दोबारा रिचार्ज कर देते हैं। हाँ जी, आप बहुत सारी बैटरी लगे, बैटरी बैंक कह देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें आ जाए, वहाँ पे हम बैंक कह देते हैं।
ठीक है ना, क्लियर हो गया आपका पावर फैक्टर भी, इम्प्रूवमेंट भी। जी सर। ठीक है जी, कैपेसिटर बैंक है। एनीवेज इसकी 10-12 पेजेस की ड्राइंग है। तो एनीवेज अब हम देखते हैं कि इसके जो स्टार डाटा का कनेक्शन है ना वो कैसे हुए हैं। तो आपको इस पे काम कराते हैं, मोटर्स पे कराते हैं, और फिर हम वहाँ पे वो भी देखते हैं। उसके बाद जल्दी का अगर खरीदना है तो कितने का मुझे कॉस्ट पड़ेगा सर? ये वाला यस सर। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं सर, केबल के बारे में और भी काफ़ी चीज़ें हैं, ड्राइंग वगैरह भी। इसकी कॉस्ट रीज साहब क्या आई थी इस वक्त उसने कराई थी? सर 400 आई थी। 400 का थोड़ी देना हमें, तो कोई 2000 का तो दें। मल्टीप्लाई पे फैक्टर तो करते हैं। आप तो सेल में दे रहे हो। ठीक है ना, तो ये है कि 1000 का तो दे कम से कम। आप क्या 400 का दे रहे हैं? ऐसी कापियाँ क्या नहीं रखी हुई हैं कोई? 1000 तक वही मिल जाएगा आपको, अगर लेना है ना। ऑटोकैड के नोट्स थोड़े से हैं सर, सारी कमांड्स के हैं। अगर चाहिए है बाहर, ये भाई इनको जमा करा दें, कल आपको कॉपी मिल जाएगी। PLC की क्लास में ले लेना। ठीक हो गया। अगर किसी को चाहिए इनसे ले लें, ये पैनल देख लें गौर से। पढ़ना भी है बाद में। ये अक्सर मसाइल इससे आपके हल हो जाएंगे। हर चीज़ एक्सप्लेन हुई है इसमें, चीज़ें थ्योरी है ये। हाँ नहीं, उस पर असल में ना बड़ी मेहनत हुई, बहुत मेहनती का करना है। ठीक है। मेरे पास ही यार पढ़ लो। बाकी अगर कोई क्या कहते हैं, क्या पैनल अभी ले लें, वो क्या कितने तक कर देंगे इन्हें? यार ये इनका डिपार्टमेंट है, मुझसे टेक्निकल चीज़ें आप करें। सर आप जितने का आप बता दें, बाद में देख सर महंगाई तो आपने की है। 500 में कर दें बस। ठीक है, 500 में ले लें, नहीं लग जाना, 400 तो कुछ लग ही जाना। तो ये इस पर ना हमेशा कांस्टेंट वैल्यू रखा करें। ये बाद में होता है ना 20 रुपये उसके रह गए, 80 लास्ट दफ़ा ऐसे हुआ था, 70 रुपये उसके रह गए। हमने कहा नहीं, जो बाकी ऊपर 30, 40, 50 बेच रहे हैं वो हमारी समझ ले फ्यूल कॉस्ट लग गई। अदरवाइज किसी को 100 जा रहा है, किसी को गई नहीं, तो वो प्रॉब्लम होती है। 500 में आप इनसे ले लीजिएगा। अच्छा जी जी अच्छा जी। मैनुअल के चक्कर में साया कर दी कि मैनुअल खरीदनी है कि नहीं खरीदनी, वेट कर रहे हैं। ले लें, ये सिंपल चीज़ें हैं ये। ठीक है जी, चलें जी आगे चलते हैं हम। स्टार डेल्टा के कनेक्शन को हम देखते हैं वो कैसे होते हैं जी। बोर्ड सही नहीं जा रहा ना उधर वीडियो में। इसकी पिक्चर कहीं नहीं, इसको भेजनी है ऑनलाइन वालों को। इसका कोई सोल्यूशन भी निकालें। लाइट कम है, थोड़ा सा आप लाइट ही लिखते हैं। लाइट भी लिखा होगा आपको। अच्छा लाइट लिखते हैं ऊपर वाला वो सही वाला है। 0.6 आ गया ठीक हो गया। अच्छा जी, हम इसको करते हैं जी, आगे चलते हैं। जी साहब, ये मेरे मैनुअल। ठीक हो गया जी। मैंने ये 3 वाइंडिंग बना दी है। हर वाइंडिंग का सिरों को मैंने नाम दे दिया, A1, A2, B1, B2, C1, C2। दूसरा सिरा आपस में शॉर्ट, तो ये मेरे कौन से कनेक्शन बनते हैं? ये कौन से हैं?
ये डेल्टा हो गए, ये डेल्टा और ये स्टार। ठीक हो गया। ये कैसे सर, वो डेल्टा थोड़ी है, वो नीचे स्टार ही है। अल्लाह नु मनो यार। यस यस, एक ही काम है। देखिए ना, मैंने सिर्फ डायरेक्शन चेंज की है, दूसरा सिरा तो ऐसे भी शॉर्ट है, इधर भी शॉर्ट है, तो स्टार ही है ये भी। ये भी स्ट्रॉन्ग इसमें करने हैं। सारे ही कह रहे थे आप, और ये दो बस कह रहे थे डेल्टा है, स्टार है, बाकी सारे डेल्टा को मान गए थे। भाई ये स्टार है, ये भी स्टार है। बाइंडिंग जैसे मुझे रखी, बाइंडिंग शॉर्ट होनी चाहिए बस तीनों जगह से। आगे चलते हैं जी। अगर हम देखें डेल्टा ये होता है, A1 A2 B1 B2 C1 C2, दूसरे पेज के दूसरे सिरे से A1 C2 B1 A2 C1 B2, you will have a delta connection. A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये मेरे पास बन गए स्टार, बन गए ये भी डेल्टा डेल्टा हो गए। देख लेते हैं जी मोटर का। अगर आप टर्मिनल प्लेट खोले ना तो देखें ये आपके सामने कनेक्शन हुए हुए हैं। बताया सकते हैं ये कौन से कनेक्शन हुए हुए हैं? ठीक है जी, ये 3 फेज आ रहे हैं, मेन सप्लाई, और नीचे तीनों टर्मिनल शॉर्ट है, तो दिस इज द स्टार कनेक्शन। ठीक है जी, ओके हो गया। ये ऊपर से शॉर्ट है जी, ये मेरे पास क्या है जी, स्टार कनेक्शन है जी। अब अगर आप इसको देखें, ये कौन सा कनेक्शन है जी? हाँ जी डेल्टा है। क्यों? स्ट्रिपें यूँ लगी हुई हैं, A1 A2 से मिला हुआ है, B1 B2 से, C1 C2 से। ठीक है जी। मोटर टर्मिनल प्लेट के अंदर कैसे होते हैं कनेक्शन, वो ऐसे होते हैं। टर्मिनल बॉक्स में वाइंडिंग यूँ पड़ी होती है, A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये वाइंडिंग पड़ी हुई है। ये बेसिकली आपकी एक्चुअल वाइंडिंग है। तो दैट इज बेसिकली जब मैं A1 मिलाऊंगा A2 C2 के साथ तो यू स्ट्रिप लगेगी, A1 C2 से, B1 C2 से, C1 B2 से, यही बने हैं डेल्टा। तो यही काम नहीं हुआ हुआ? देख रहे हैं इसकी नेम प्लेट, इसकी टर्मिनल बॉक्स नहीं आ रही नजर? क्लियर है ये क्या नहीं क्लियर? और ये स्टार हो गई, ये डेल्टा में हमारी पास मोटर, स्टार डेल्टा के कनेक्शन हो गए जी। किधर है जी? इसको फिर चलाते हैं, यहाँ चलाएं ज़रा, ब्रेकर टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद वो चला के देख लेते हैं, तो कुछ मैगर पे काम कर लेते हैं। इंशाल्लाह अगले आधे घंटे के अंदर अंदर हमें चीज़ों को ख़त्म करते हैं, फिर अगले काम भी कर लें। बनना भी ऑन है। पहले इस पर लगी थी, इस एक्सटेंशन पे। देखिए हमारे पास यहाँ टेस्टिंग के लिए जो ब्रेकर है ना, वो पड़ा हुआ जी हमारे पास C6। अब मैंने कल भी बात हुई थी कि हमारे जो ब्रेकर की कर्व्स होती है ना, वो होती है जी C6 होती है। C6 का मतलब है ये C कर्व का ब्रेकर है। C कर्व, देयर आर टाइप्स ऑफ द कर्व ऑफ द ब्रेकर, B कर्व, C कर्व, D कर्व, K कर्व, M कर्व, इसका चंद 5-6 कर्व होती है। जी सर। वो कर्व्स डिपेंड कर रही होती हैं कि
वो कितनी रेटिंग के ऊपर ट्रिप करेगा। सी कर्व का ब्रेकर है, मतलब है कि जब उसके ऊपर से 5 to 10 टाइम करंट गुजरेगा तो वो ट्रिपिंग दे देगा। C6 मीन अगर 6 टाइम्स गुजरेगा 6 एम सी कर्व का मतलब 5 जितना वो है ना 6 एम है ना जी 6 एम से 5 to 10 गुना गुजरेगा ना फिर वो ट्रिपिंग देगा। मीन अगर यानी 30 कि 30 to 60 एम्पेयर तक। बिल्कुल ठीक है। क्लियर हो गया जी। उस पे वो ट्रिपिंग देगा। क्या बात ऐसे ही होती है, अभी देख लेते हैं। बी कर्व है 2 to 5 टाइम्स, सी कर्व है 5 to 10 टाइम्स, डी कर्व है तो 10 to 15 टाइम्स। ठीक है, यूं डिफरेंट रेटिंग मौजूद होती है इनकी। आ रहे हैं जी वोल्टेज? नहीं समझ नहीं आगे अच्छा किसी का इसको कवर कर देना एक्सप्लेनेशन यहाँ देखो कराएंगे तो देयर इज अ लोड, यहाँ पे वोल्टेज आ सकते हैं। तो लिहाजा क्या है जी, ये मेरे पास एक वेरिएबल सप्लाई है और ये मैंने एक साथ लोड लगा दिया ताकि मुझे थोड़ा पता भी चलता रहे वोल्टेज आ रहे हैं, कम हो रहे ज़्यादा हो रहे। ये मेरे पास ब्रेकर लगा के इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो ये नहीं चल रहा। वो ब्रेकर ऑन है सिटी का। सिटी का तो ताल्लुक ही नहीं है, ये तो यहाँ से चला है, लेकिन अब नहीं चला। इसने इससे चलना है, इन दो तारों से ये चलना वाली शायद वो है, होगी। इससे चलना है। दी तारे इसकी अलग से ठीक है, ऑन हो गया। हो गया। फिर ऑफ हो गया। स्विच लगा लेते ना। ये एमीटर। ऑन हो गया। ठीक बंद हो गया। कोई मसला नहीं है, इजी लगाएं। इन्हें 10 बजे तक बैठा लेंगे हम। जी क्या कहते हैं बच्चे? खाने का रेट ही बैठ हो रही है। ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ नहीं हो ठीक है। 10 बजे तक बिठाना है तो फिर कोई इनपुट चाहिए। चले बंदा रेडी है भाई, पकड़े जी, देखे जी कितने बंदे हैं? नहीं यार 12 बंदे तो होंगे तकरीबन। सर पकड़े पैसे इनसे। यार अब देखो आप आ गए, ठीक है जी। आप अब भी गायब हो गए। नहीं आए ऑफ है। आगे से फिर जो उसके ऊपर शूज तो लगा दिया शुरू। शू लगा दे कोई एक्स्ट्रा। नहीं कोई यार 7 बजे पे लगा देना। वो पड़ा हुआ है, शू निकाल उधर से, वो इसका जो सप्लाई पड़ी है, एक्सटेंशन पड़ी है, एक्सटेंशन। बचपन में वो डीना सेट करने जाते थे ऊपर। ये वही आता है, पकड़ के बैठे हो वही है। पकड़ के बैठे आप ना पहले पेमेंट करें उन्हें ताकि चीजें मंगवा लें। ठीक है ना, डाले ना बात ना खाना खाना। क्या है, क्या मंगवाएंगे आप? चल गया तो गया भाई यार, ठहरे जरा, तोड़ दे। हो गया। हो गया। ठीक है। अभी करंट 0 आ रहा है मीटर। अभी बैठे बंद ब्रेकर बंद। अच्छा जी, अभी हमारे वोल्टेज कितने आ रहे हैं इस पे? 44 वोल्ट पे तो काफी करंट आ जाएगा ना। नहीं नहीं 30 सर 30 एम्पेयर तो आ जाएगा। 30 वोल्ट पे कम करें जरा, बंद ना हो। बस ठीक है। दिस इज मेन सप्लाई। वेरिएबल पावर से ब्रेकर से होती है ट्रांसफार्मर में आ रही है। ट्रांसफार्मर यहाँ से ले रहा है 0 से 220 तक ले सकता है। आगे कितने वोल्टेज दे रहा है? सर वो करंट शो हो रहा है वहाँ पे। ये वोल्टेज वोल्टेज शो हो रहा है। करंट इस पे शो होगा। ठीक है, तो सर वोल्टेज जब कम ज़्यादा होगा करंट कम होगा जी। और वोल्टेज कम होगा यहाँ पे current कितने, ज़्यादा यहाँ पे होगा। मैं 220 तक दे रहा हूँ, आगे मैं ले रहा हूँ वोल्टेज कुछ ले रहा हूँ। कितने वोल्ट में ले रहा हूँ आगे? ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर डाउन है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जी। स्टेप डाउन स्टेप अप आप देख के भी बता सकते हैं। जिसकी तारें मोटी हैं वो स्टेप जी, डाउन, जी। ठीक है ना, जिस साइड पे है वो पता चल जाएगा। अच्छा जी,
यहाँ पे सिर्फ मैंने लिए हैं 2 वोल्ट सेकेंडरी में मैक्सिमम 220 पे 2 वोल्ट। इसका मतलब अभी तो कितने आ रहे हैं 30 है, शायद 0.3 वोल्ट आ रहे हो इसकी आउटपुट पे 0.4 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है जी, अब मैं ये ब्रेकर अभी नहीं, अभी बंद है ना जी, ठीक है जी, मैं इसे ऑन करता हूँ जी। तो क्या होगा जी, ये सप्लाई ट्रांसफार्मर को मिलकर सप्लाई आएगी। अब ये ब्रेकर सभी ऑन ये होगा ना, ठीक है इसी आए हो गए बस यहाँ पे ऐसे ठीक है चल ठीक है जी। लो जी, इसको सप्लाई चली गई। अब मैं जब ये ऑन करूंगा ना जी तो देयर विल बी अ हाई करंट विच विल बी पास। कितना आएगा इसको मीटर पे शो हो जाएगा। और ये 6 एम्पेयर का ब्रेकर है तो इसको 30 या 30 से 60 के दरमियान ट्रिप कर ट्रिप जाएगा। होना चाहिए 6-7 में C6 है ना, बिल्कुल तो 5 to 10 टाइम है। देखते हैं जी, ये मैं इसको भी ऑन कर देता हूँ। कितना एम्पेयर है? अभी कोई नहीं, कोई एम्पेयर नहीं आया। 0 एम्पेयर। वो तो वोल्टेज बढ़ो। कुछ तो होने चाहिए था। सेटिंग दिया क्लैंप पकड़े जरा। सिटी का जो आगे कोई इशू है वहाँ तक जा नहीं देंगे। सिटी के कनेक्शन तो सिटी से आगे ठीक है, सब कुछ ठीक है, इधर भी जा रहा है, ओके दैट्स फाइन, ठीक है ना। तो ट्वेंटी पे चेक करें, कम देखा था। इस पे देखें, इस पे वोल्टेज भी आ रहे हैं कि नहीं, पहले ये चेक करें। पहले तो ये देखेंगे ना, अगर उस पर वोल्ट ही नहीं आ रहे तो फिर तो काम बनना ही नहीं है। बेसिकली किया क्या है, वैसे अगर ये टेस्टर आप ले ना एक्चुअली बाजार से, कितने का मिलेगा ये ब्रेकर टेस्टर? कभी किसी ने यूज़ किया है? 2-3 करोड़ नो सर, सर, करोड़ में 20-25 लाख में मिलेगा, वाकई 2-3 करोड़ में मिल जाए, जो कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और टाइमिंग भी बताता है। इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो हमने इसको बड़े तरीके से और बड़े अच्छे मेथड से बना ली है। इस पर सारे ब्रेकर टेस्ट हो जाते हैं। इसकी रेटिंग हमने रखी है 200 रुपये तक। अगर आपने शो हो रहे हैं हो गए आप जब मीटर लगा रहे हैं फिर शो होगा। वो असल में ये तार हिल रही है सर, बंद करें उसको जरा टाइट करें। पीछे से भी कोई इधर 12 भी कर क्लास क्लास कुछ बिजली के बंदे हो यार, अच्छा हाथ ना करो काम। बाप डाले तो फोन करो यार, पीछे ही बात कर रहे हैं यार। यहाँ पे घुस रहा था, आइसोलेट कर लोड तो लगा ही नहीं हुआ यार, सारा तो बन गया दिए। बस हाथ ना लगाए तेरे इस पे, बाकी आप करने का कोई इशू नहीं है। सर आपने कहा कि जो सेफ्टी नहीं करता फिर उसको कभी ना कभी इशू हो जाता है। करें पहले कुछ देखें 35 एम्पेयर चल रहा है, इसकी तरह बोलती भी चल रही है। ये अभी ट्रिप नहीं करेगा, अभी ट्रिप नहीं अभी करेगा। ट्रिप नहीं करेगा उसकी कॉइल गर्म हो रही है, फर्स्ट टाइम है ना, तो जरा टाइम ज़्यादा लेगा, ठंडा था। और ये 30 से ऊपर करेगा। हाँ 30 कॉइल सर नहीं, इसके जो मतलब ये कर जाएगा ज़्यादा टाइम ये लगेगा। इसके C6 है ना, तो 5 to 10 टाइम इसमें होना है। तो अभी 32 एम्पेयर चल रहा है, तो ये इसका मतलब अभी हो जाएगा अभी, क्योंकि जब शॉर्ट सर्किट होता है ना तो करंट बहुत ज़्यादा आता है, 30-32 नहीं आता, 2-3 हज़ार एम्पेयर करंट आ जाता है।
तो वो इसलिए फौरन ट्रिप कर देता है immediately। साउंड इसी ब्रेकर की आ रही है जी अभी हम थोड़ा बढ़ाएंगे तो फट जाएगा। हीट भी होगा तो हो सकता है थोड़ी देर बाद हो जाए। हाँ थोड़ी देर बाद हो जाएगा। आप थोड़ा बढ़ा दें ताकि जल्दी से हो जाए। ठीक है बढ़ाते जाए और बढ़ा दें, बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं। ट्रिपिंग हो गई इसकी। तकरीबन 50 पे जा गई, 50 पे जाकर तकरीबन हो गई। 50 वोल्ट पे। और अब मैं दोबारा करता हूँ वोल्ट पे नहीं होती एम्पेयर पे यहाँ पे यहाँ से 50 पे। 50 वोल्ट है। जी, जी। उधर से वोल्टेज का कोई रोल नहीं यहाँ पे। फिर नहीं वोल्टेज वो का इसी है पे ना, डिपेंड करता इसी पे है। डिपेंड करता है ना। इसी पे वैसे depend तो कर रहा है। नहीं लेकिन वोल्ट्स तो आगे जो इसके आगे साथ कोई रोल ट्रांसफार्मर पे आ नहीं, रहे हैं। इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, वोल्टेज का ताल्लुक तो उसके साथ हाँ, है, जी, आगे से पैदा होने के करंट के साथ। वो हमने खुद एक सिस्टम क्रिएट किया। तो ये 34 एम्पीयर पे चल रहा है अभी। इसमें से 34 एम्पीयर जा रहा है। बात समझाई? अब आप जी इसे करें जी बढ़ा 40 एम्पीयर की। अगर इतना भी रखें ना तो कुछ टाइम के बाद ट्रिप कर जाएगा। तो ये फॉलो किसको करता है? अपनी कैरेक्टरिस्टिक कर्व को, इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक कर्व होती Inverse time है। इनवर्स टाइम का मतलब क्या है? जितना ज्यादा नीचे ट्रिप का कर ट्रिप होगा, ऐसे ही। अब फॉर क्लियर हो गए पॉइंट? जी, ब्रेकर टेस्टर जी ओके है जी, ये क्लियर पॉइंट। इसमें कोई क्वेश्चन है कर लें। ये एक बड़ी ना अहम चीज है क्योंकि ये आमतौर पे करेक्शन किस तरह की मिलती। कोई इस्तेमाल ही अगर किसी में है भी रखा हुआ वो अलमारियों की जरूरत होगा यूज करने नहीं देंगे। बहुत मुश्किल होगा सर, कहीं भी नहीं होगा। होता ही नहीं, किसी ने अगर बनाया भी हो शायद ऐसे ही बनाया हो। सर सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट कर रहे हैं ना वो ब्रेकर के थ्रू Yes. सीसीडी ना। सब जो कीमत की आप बात कर रहे हैं वो जो महंगे वाले वो भी इसी प्रिंसिपल पे बने होते हैं। इसी या वो थोड़ा सा प्रिंसिपल डिफरेंट है। प्रिंसिपल बने होते हैं। बस ये है कि अभी ये टाइम आया ना, अभी ट्रिप हुआ है ना, साथ वो टाइम भी शो कर देगा, कुछ कर्व शो कर देगा, कुछ ज्यादा वो डाल देंगे, स्क्रीन डाल देंगे, टाइम मतलब कि डाल देंगे, डिजिटल डिस्प्ले डाल देंगे। इतनी देर में ट्रिप हुआ। अब जैसे ऑसिलोस्कोप, Printing time। हाँ जी, इसी सर्किट को हम ग्रुप करके थोड़ा सा इम्प्रूव करके चीजें डाल के डेटिंग पेंटिंग करके। अभी तो ये जैसे पावर आपने सप्लाई ये है oscilloscope तो use इसको आप कीजिए। वाइंडिंग वाली वो Analog करा है। सकते हैं, पावर सप्लाई यूज कर सकते डिजिटल हैं। ऑसिलोस्कोप आ गई, कितना प्राइस का फर्क पड़ जाता है। तो वो क्या उसने बस अच्छा आपको डिस्प्ले दे दिया। तो यही चीजें आएंगी लेकिन इम्प्रूव्ड वर्जन में आएंगी। तो डिस्प्ले उसका बड़ा अच्छा मशीन बनी होगी, उसकी बॉडी बड़ी प्यारी होगी, ठीक है ना। तो एनीवेज दिस इज द ब्रेकर टेस्टिंग। इसमें हमने ये कंफर्म किया कि मल्टीप्लाई पे जो 5 टाइम इसकी रेटिंग थी उस पे ये ब्रेकर ट्रिप करता है, तो उसके ऊपर लिखी होती है। यस, लिखी कहाँ होती है? जैसे C6 है, हाँ C6 है, 6 मल्टीप्लाई पे अगर हम लोग 5 करें तो इट मीन 30 एम्प्स। उस पे जाके वो ट्रिप कर रही है। हाँ जी, ICS ICU ये डिपेंड कर रहा है इसके लेटर पे। सी है तो 5 to 6 टाइम, 5 to 10 टाइम है। जी, इसी तरह ए होगा तो डिफरेंट होगा, बी पे डिफरेंट होगा। बिल्कुल ठीक इसमें ये भी होता है ना जैसे डोमेस्टिक में यूज करते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल में यूज करते हैं, इसमें ये भी बिल्कुल। होता है। डोमेस्टिक में नॉर्मली की ज़्यादा सेंसिटिविटी कम होती है। बी आपके पास अगर ये B6 होगा ना जी। तो ये इसका मतलब है 2 to 5, 12 से 30 एम्पीयर के दरमियान ट्रिप हो जाएगा। रहेगा 15 पे थोड़ा कम टाइम, 20 पे और कम टाइम, 30 पे और कम टाइम। ये उसका टाइम इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक का देखी होगी कभी यूं जाती है प्रोटेक्टिव डिवाइसेस की। बेसिकली ये ओवरलोड प्रोटेक्शन है जी। आपकी। वो सारी ओवरलोड की जो रिले होती है ना वो आपकी इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करती है। दे आर नॉट डेफिनेट टाइम। डेफिनेट टाइम रिले और होती है जो एज सच इंस्टेंटेनियस ठक और उसी टाइम पे ठक करके ओपन कर देते हैं। ट्रिपिंग इंस्टेंट स्ट्रिपिंग एट अ डेफिनेट टाइम। ये ब्रेकर की आउट हो रही है। शॉर्ट ही बेसिकली क्या किया, प्रिंसिपल भी चले बता देता हूं। शॉर्ट मैंने आगे पीछे वोल्टेज दी है, आगे मैंने सेकेंडरी को कर दिया शॉर्ट सर्किट। बिल्कुल ठीक है। अब शॉर्ट सर्किट अगर हाई वोल्टेज पे करता तो धमाका हो जाए। बिल्कुल मैंने इसलिए 2 वोल्ट लिए मैक्सिमम। 0.4 वोल्ट पर ये शॉर्ट सर्किट में क्या शॉर्ट सर्किट करेगी, करंट ही बढ़ेगा एज पर VA, इसके जो VA हैं। बिल्कुल ठीक है। तो वो उसकी वजह से जो करंट आ रहा है हमारे पास यानी कि रास्ता उसको दिया है कि करंट जो है कि किसी ना किसी तरफ फ्लो करे। यस, डन हो गया जी ये चीज। डन हो गया सर।
चल जी गुड हो गया। नेक्स्ट इनका प्रैक्टिकल है जी, उस पर ले लें जी तस्वीर। ग्रुप में भी फेंक दें। ठीक है ना, चलें जी, अल्लाह खैर करे। तो इसके बाद है जी अल्लाह भला करे आपके पास स्टार डेल्टा पे ब्रीफिंग आप 3 चले गए हैं ना, आप करें 3 बंदे वहाँ से, फिर बाद में मैं भी आपको कोई क्वेश्चन होगा 3 पीपल उनको एक्सप्लेन कर दें, चला के दिखा दें। पासवर्ड